अक्सर घर में कुत्ता या बिल्ली आए तो कई सारे लोग उनको खाना डालते हैं और कई सारे लोग जो हैं उनको मारकर भगा देते हैं। पर लेकिन जो खाना डालते हैं उनके अंदर एक इमोशनलिटी की फीलिंग होती है हर एक इंसान और जानवरों को लेकर, और जो मारकर भगा देते हैं वो जानवरों से भी बदतर हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये बैल है, इसको भाला मारा गया और भाला मारकर छोड़ दिया गया मरने के लिए। पर लेकिन जो रेस्क्यू टीम है उसने आकर यहाँ पर इसको बचाया और बचाने के बाद में यहाँ पर बेसिकली मरहम पट्टी की, जो भी यहाँ पर जो इन्फेक्शन था उसको ठीक किया। तो ये आप लोग यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगी, यहाँ पर जो इंसान जो है ना, जो बचाने वाला होता है वो कहीं ना कहीं जानवरों से प्यार करता है और जानवर भी ये चीज़ें समझता है। घर में कुत्ता देख लो आप लोग, वो कुत्ता उस इंसान के पास में जाएगा जो उससे प्यार करता है। तो इसलिए हमेशा अच्छे इंसान बनो। आखिर ये वीडियो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की क्योंकि उसके पीछे यार एक रीज़न था, क्योंकि जब भी आप लोग आज के डेट में बाहर निकलते हैं बहुत सारी गायें वगैरह आप लोगों ने देखी होगी जो सड़कों पर घूमती रहती हैं, कहीं ना कहीं पन्नियाँ खाती हैं और कई बार उल्टी सीधी हरकतें उनके साथ में देखने को मिलती हैं, कचरा खाती हुई नजर आती हैं। तो अगर हम लोग इन बेजुबान जानवरों के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम उनके साथ में कुछ गलत भी ना करें। पर आप लोग यहाँ पर कुछ अच्छा कर सकते हैं, जैसे घर में अगर खाना बचा हुआ है आप लोग उसको कई बार डस्टबिन में डाल देते हैं, खासकर अगर सिटी में रहते हैं। ठीक है, गांव में तो होता है कि हाँ जो घर का खाना बच गया वो गाय भैंस को उनको डाल दो, ठीक है कि ठीक है एक पर्टिकुलर बाल्टी रहती है उसमें रख देते हैं, फिर जब साननी वाननी होती है तो जाकर उनको डाल देते हैं जानवरों को। पर लेकिन शहरों में नहीं देखने को मिलता है, शहरों में मैक्सिमम चीज़ें डस्टबिन में जाती है जो बच जाती है। पर लेकिन अगर आप लोग घर से बाहर निकलेंगे सिटी में कहीं पर भी आसपास में आप लोग कुत्ता या फिर गाय वगैरह आराम से देखने को मिल जाएगी, तो कोशिश करो यार उनको वो डाल दिया करो। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से किसी के पेट में भी एक तरीके से पड़ जाएगा वो, और आप लोगों को भी इससे कुछ नुकसान तो होने वाला है नहीं। तो ये चीज़ें लगी, और खासकर कोशिश करो जहाँ तक आप लोग अपने आप को एक इंसान की कैटेगरी में रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक इमोशनलिटी इंसान के अंदर होनी चाहिए तभी वो इन सब चीज़ों के बारे में सोचेगा, वरना फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपना माँ बाप भी बराबर में अगर बीमार पड़ा है ना, कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं उनसे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है अरे बुढ़ा हो गया दादा वादा बोल देते हैं कई बार, तो वो घटिया प्रवृत्ति की एक तरीके से एक नेचर बन जाता है, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये थैंक्स डियर शेयर करने के लिए वीडियो, आप में से एक ने मेरे साथ में शेयर की थी इसलिए फैमिली मेम्बर ने। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ही शानदार आज का डिस्कशन रहने वाला है। सबसे पहले बताओ जोश कैसा है, हाउस द जोश? जोश बिल्कुल हाई होना चाहिए, ओके। हाउस द जोश? हाउस द जोश? हाउस द जोश? हाउस द जोश? क्योंकि जोश अगर हाई नहीं रहेगा ना तो दिन जीने में मजा आएगा और ना ही कोई काम को ढंग से करने में मजा आएगा, तो इसका हाई रहना तो यार बनता है। और एक और छोटी सी बात, आप लोगों ने देखा होगा दीपावली की तैयारियां जो हैं आप लोगों के आसपास में होने स्टार्ट हो चुकी हैं। तो एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, दिवाली जो है वो हर साल आने वाली है, ठीक है, जब तक जिंदगी चलेगी हर साल आप लोगों को दिवाली देखने को मिलेगी। पर एक साल बैठकर अगर सिस्टमेटिक वे में अपने आप को आप लोग अपनी जो है लाइफ में एक सही डायरेक्शन में डालकर एक सक्सेस के करीब अगर आप लोग पहुंच जाओगे, तो ये दिवाली में जो एक मोमबत्तियां हैं या फिर जो रोशनी है या फिर जो दिए हैं उनका प्रकाश आप लोगों की ज़िंदगी में 2 गुना 4 गुना क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा 1000 गुना हो जाएगा जब आप लोग अपनी लाइफ में अपना मुकाम हासिल कर लोगे। तो अगर थोड़ा बहुत अब की बार जो है लगे कि टाइम थोड़ा सा कम भी अगर इस सब चीज़ों में आप लोग एंजॉय करो, अपना पढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा लो, क्योंकि जितनी वैकेंसी अभी देखने को मिल रही है ये आगे नहीं आने वाली है, ठीक है। तो इसलिए जो भी जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको अच्छे से लेकर चलो यार, क्योंकि दीपावली अगली साल भी आएगी तो तब आप लोग सेलिब्रेट कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल साधु बन जाना है, मतलब ज़्यादा टाइम मत देना इन चीज़ों में, कोशिश करना जो भी पढ़ रखा है उसको रिवाइज कर लेना, और उन लोगों से आप लोग बड़ी आसानी से आगे निकल जाओगे जो पूरा सब कुछ छोड़ छाड़ के बिल्कुल इसी के पीछे लगेंगे, ठीक है। एक और छोटी सी बात यहाँ पर, विवेक है एसएलवी फैमिली मेंबर, इनके द्वारा कल ही यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया और इनके द्वारा कल ही ये बेसिकली शेयर किया, तो कॉन्ग्रेट्स डियर। तो विवेक के नाम के आगे कॉन्ग्रेट्स बोलना सारे, अपने एसएलवी फैमिली मेंबर का सिलेक्शन हुआ है स्टेट पीसीएस के अंदर में, तो अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर, ये नियमित 2019 से एसएलवी फैमिली के साथ में जुड़े हुए हैं, और इन्होंने एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ भी लिखी यहाँ पर कि काफ़ी सारे बच्चों के साथ में, लोगों के साथ में जब अपनी ये वीडियो वगैरह देखते थे ये हमेशा शेयर भी करते थे। इससे क्या होता है, देखो जब आप लोग अपने आसपास में अच्छा माहौल बनाना चाहते हैं ना, तो थोड़ा सा आप लोगों को एफर्ट डालना पड़ेगा। जो आप लोगों को आता है किसी को पढ़ा दो, आप लोगों के अंदर कुछ अच्छी आदत है वो लोगों को सिखा दो। आप बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हैं, कोई पीता है दोस्त उसकी छुड़वा दो, ठीक है, ऐसा नहीं कि फोर्स करना है उसको, मतलब उसको कुछ ऐसी बातें बोलते रहो ताकि उसके मन में चीज़ें बैठती रहे। तो ये थोड़ी छोटी चीज़ें आप लोग कर सकते हो। तो ये अपने ही आप में एक तरीके से आप लोग देखो, यानी कि आप लोगों को अधिकारी स्टार्टिंग में ही अपने मन में बनना पड़ेगा, इससे पहले कि आप लोगों को पोस्ट मिले। आप लोगों को अंदर से फील करना पड़ेगा। और इसीलिए जैसे मैं बोलता हूँ ना, जैसे कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने देखा होगा, मैं हमेशा बोलता हूँ अपने नाम के आगे जो भी आप लोग बनना चाहते हैं उसको लगा के रख लो, या तो आप लोग उसको जीमेल में लगा लो या फिर अपने फ़ोन पे आप लोग लगा के रख लो अपने नाम के आगे। आप लोगों को फीलिंग आनी चाहिए उस चीज़ के लिए,
क्योंकि फीलिंग जितनी खतरनाक है ना, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, भाई साहब इंसान को ना एक अलग ही डायरेक्शन में लेके चली जाती है। जिस इंसान को किसी भी तरीके की फीलिंग आती है, वो इंसान फिर अलग ही डायरेक्शन में आप लोगों को नजर आएगा। ठीक है, तो कांग्रेट्स डियर पूरी एसएलवी परिवार की तरह से, और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय करो, और जहाँ पर भी जाओ वहाँ पर लगना चाहिए कि एक ईमानदार ऑफिसर बैठा हुआ है। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर एक और छोटी सी बात बोलना चाहूँगा। कई सारे लोग जो हैं, कुछ लोगों के संगत में आकर अपना नेचर चेंज कर देते हैं। मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा बहुत अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, पर लेकिन ये नहीं कि अपना नेचर ही चेंज कर डाले। तो डोंट चेंज योर सेल्फ। जो पसंद करेगा वो थोड़ा एडजस्ट भी करेगा, थोड़ा बहुत एडजस्ट आप करो, थोड़ा बहुत वो करे, पर अपना नेचर चेंज कर देना। उन्हें अल्लू की मूवी बताई थी मैंने, वो बंदे का नेचर चेंज करा देना पूरा, तो वो हमेशा आप लोगों को अंदर से ग्लानि फील कराएगा, आप लोगों की जो ओरिजिनलिटी है वो खत्म कर देगा। तो अगर आप लोगों को एक तरीके से नहीं खुश मिजाज रहने का मन करता है, जोक्स क्रैक करने का मन करता है, ठीक है, इस तरीके से आप लोग कोई नेचर है अपने कुछ इस तरह किसी की हेल्प करने का मन करता है, तो वो नेचर अपना बरकरार रखो। ठीक है, बहुतों लोगों के पास में नहीं होता है। और अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं मेरे साथ में, एक लाइन आप लोगों को मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर देखने को मिलेगी जो रियलिटी में मुझे पसंद आई थी, और मैंने ये सब जगह ये लाइन जो है इसीलिए लिख रखी है। क्या लिखा हुआ है? ड्रॉप द आइडिया ऑफ बिकमिंग समवन एल्स बिकॉज यू आर ऑलरेडी ए मास्टरपीस। यानी कि जैसा आप लोगों को ऊपर वाले ने बनाया ना भाई साहब, आप लोग अपने आप में ही एक पूरा मास्टरपीस हो, बहुत ही शिद्दत से बनाया, जैसा दूसरों को बनाया ऐसे ही आप लोगों को बनाया। तो आप लोग अपने आप को कम मत आंको किसी भी तरीके से। तो ऐसी चीजें अपने पास में रखो। मैं जब भी सोशल मीडिया खोलता हूँ मुझे लाइन दिखती है और मुझे फील आता है कि हाँ यार, मतलब अपने अंदर कुछ तो स्पेशलिटी है, मतलब अपने अंदर फील करो वो चीज़ें। ये कोई और नहीं बताएगा, आप लोगों को खुद को फील करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। सामने वाले तो आप लोग उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, नीचे दिखाएंगे, और वो आप लोग को हमेशा कोशिश करेंगे कि आप लोग जो करना चाहते हो लाइफ में उससे आप लोग को भटकाते हुए नजर आएंगे। अगर उनको लगेगा ये कुछ अच्छा कर सकता है, आप लोगों को अपने अंदर वो कॉन्टिन्यूटी, वो चीज़ें बना के रखनी है जिससे कि आप लोग अपने मुकाम तक पहुंच पाओ। वो कैसे होगा? वो डिसिप्लिन के साथ में होगा यार। जिसका भी सिलेक्शन हो रहा है ना, जो भी मेल कर रहा है, जो भी बच्चा यहाँ पर, वो बंदा कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में डिसिप्लिन में आ चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि मॉर्निंग में ही वीडियो आ गई, अपना मॉर्निंग में ही वीडियो देख ली, उसके बाद में चीज़ें साइड में। जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें तो जैसे कि यहाँ पर देखो, ये रेलवे के अंदर ड्राइवर है, ठीक है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोस्ट आप लोग बोल सकते हैं। पर लेकिन जहां पर भी रेल रुकती है तो आप लोगों को पता है ट्रेन रुकती है, चलने में फिर टाइम लगता है, ये 1.5x की स्पीड से अपना वीडियो देखते हैं। तो आप लोगों को टाइम को चुराना पड़ेगा, खासकर जब आप लोग कुछ करना चाहते हैं ना। जैसे घर में कई सारी ऐसी जो एसएलवी फैमिली मेंबर हैं जो कि बच्चा भी है, घर भी संभाल रही हैं, वो इसी तरीके से टाइम चुराती हैं। जरा जरा सा बच्चा सो गया, चलो अपना बैठ के अपना काम कर लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, अपना कुछ थोड़ा बहुत 2-4 क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, क्योंकि कोई भी आप लोगों को बिल्कुल थाली में सजाकर आप लोगों को नहीं देगा कि हाँ लो कर लो। वो बहुत ही किस्मत वाले हैं जिनको ये सारी चीज़ें मिल जा रही है। अगर हो तो अपनी पीठ थपथपा लेना। मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और अपने आप को इस पर्टिकुलर माहौल में ढालना पड़ता है, सारी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए कि हाँ भाई साहब हमको काम करना है और हमको अपनी जिंदगी बदलनी है। तो ये आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बात थी। बाकी किस किस ने अपना शेड्यूल बना लिया है और कौन कौन अपनी सारी चीज़ों को अच्छे से लेके चल रहा है, कल का कितना टारगेट अचीव किया, ये जरूर बताना। अच्छा लगता है जब आप लोग आगे बोलते हो कि सर कल का 60% हो गया, 70% हो गया, 80% हो गया, तो अच्छा लगता है उससे, क्योंकि लगता है कि कुछ कर रहे हो जिंदगी में, ठीक है, और आप लोगों को फील होता है कि हाँ यार कुछ हो रहा है। तो वो वाली चीज़ आप लोग हमेशा याद रखो। और अगर टाइम पर उठ नहीं पा रहे हो तो ये चीज़ हमेशा करो कि थोड़ा सा डिसिप्लिन लेकर आओ। एक इंसान ऐसा है जॉब कर रहा है, वो सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है, आप लोग अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं ला सकते थोड़ा सा, तो थोड़ा सा डिसिप्लिन जरूर लेकर आओ। तभी आप लोग यहाँ पर एक दिन मुझे मेल करोगे कि हाँ सर हमारा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। अभी आप लोगों ने देखा यूपीएससी में सिलेक्शन हो रहे हैं, स्टेट पीसीएस में सिलेक्शन हो रहे हैं। आप लोगों को जो बच्चे सिलेक्शन देते हुए नजर आएंगे वो ये काम कर रहे हैं, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, डेली एक्सरसाइज करना, और आप लोगों के पास में मौका भी है इस वीडियो के थ्रू। एक छोटी सी बात, कल जो हुई, कल बेसिकली वीडियो अपलोड कर दी थी, जो मेरा पैटर्न रहता है उसी पैटर्न में, पर वीडियो जो है वो पब्लिक हुई लगभग जाकर 8 बजे, यानी कि 2 घंटे बाद में। और ये वीडियो मुझे लगा पब्लिक नहीं हो रही, कुछ गड़बड़ हो गया। पहले एक अपलोड करी, दूसरी करी, तीसरी करी, चौथी करी, मुझे लगा यार कोई सी तो होगी, पर लेकिन मैं यहाँ पर गलत था, ठीक है। यूट्यूब के साथ में कुछ गड़बड़ चल रही थी, वरना नॉर्मली हमेशा एक ही बार वीडियो अपलोड करता हूँ। 1 घंटा हो गया, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, तो मैं इसको टेलीग्राम पर अपडेट कर देता हूँ जो भी दिक्कत रहती है। तो एक रिक्वेस्ट है यार आप लोगों से कि टेलीग्राम पर आप लोग हमेशा कनेक्ट रहिए, जो भी चीज़ होगी मैं आप लोगों के साथ में हमेशा शेयर कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पर, ठीक है, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, और खासकर मेरी वजह से बिल्कुल ना हो। आप लोग जैसे अपना टाइम यूटिलाइज करना चाहते हैं वो आप लोग करते रहिए, मेरी वजह से आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये वीडियो भी डाली थी, मैंने बोला था ये शेयर कर देना सबके साथ में, ठीक है। और बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करना है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आती रहती हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर 1,60,000 से ज़्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं।
आप लोगों को भी कोई ना कोई फायदा जरूर होगा अगर आप लोग जुड़ोगे। और आंसर राइटिंग ग्रुप में तो जरूर आप लोग रहिए। यहाँ पर जो आंसर पोस्ट करते हैं बच्चे, एक बार देखो तो सही जाकर कितनी मेहनत से बच्चे पोस्ट कर रहे हैं यार। आप लोग उस चीज़ को फील करोगे, आप लोगों को कम से कम अंदर से फीलिंग आएगी यार हम नहीं कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और रेगुलरली यहाँ पर आप लोगों के लिए टॉपिक पोस्ट किए जाते हैं SLVpedia हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो जिनको प्रॉब्लम रहती है हिंदी और इंग्लिश वाली वो भी दूर हो जाएगी। तो 3 टेलीग्राम चैनल है, इनको आप लोग कनेक्ट कर लीजिए ताकि कोई दिक्कत देखने को न मिले। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, आप लोगों को इनका नाम बताना है और रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो आप लोगों को कई सारी चीज़ें और भी जानने को मिलेगी। तो देखता हूँ कौन कौन इनके बारे में बताता है, क्योंकि पहली बार कुछ देश में ऐसा देखने को मिला है एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो आज तक नहीं हुआ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए। तो बताइए कौन है ये, पहचानो कौन। दोस्तों किसी महान इंसान ने बोला है कि अगर आप लोग गरीब पैदा होते हो तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, पर लेकिन अगर आप लोग गरीब मरते हो तो इसमें सरासर आपकी गलती है, क्योंकि सारी वो अपॉर्चुनिटी ऊपर वाले ने आप लोगों को दी है। टाइम, आप लोगों को अपॉर्चुनिटी जगह जगह जो आप लोग कुछ कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, पर लेकिन फिर भी अगर नहीं बदल रहे हैं तो ये आप लोगों की गलती है। इसका मतलब आप लोग अपनी लाइफ को लेकर सीरियस ही नहीं है, वरना लोगों ने गुर्बत में से निकल के अपनी ज़िंदगी को एक सिंहासन तक पहुंचाया है जहां पर उन्होंने दुनिया के ऊपर राज किया है। तो आप लोगों को भी एफर्ट डालने पड़ेंगे, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा इस गुर्बत से बाहर निकलने के लिए। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग वो गुर्बत वाली जिंदगी जी रहे हैं और फिर भी आप लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है उसको आदत मत बनने दो, क्योंकि अगर आदत बन गई ना तो आप लोगों को वो चीज़ें गलत ही नहीं लगेंगी। आप लोगों को लगेगा ये तो मेरा एक तरीके से, यानी कहते कि एक भाग्य है कि मुझे यही जिंदगी जीनी है। तो भाग्य कभी भी परमानेंट नहीं रहता है, आप लोग उसको चेंज कर सकते हो अपनी मेहनत के बल पर। तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर बात की जा रही है पॉवर्टी के बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जब बनाए उन लोगों को भी पता था कि गरीबी सबसे खतरनाक चीज है, इसलिए गरीबी के ऊपर सबसे पहले उन्होंने तलवार डाली। पहला ही गोल रखा कि गरीबी को मिटाना है। क्यों डिस्कस कर रहा हूं? क्योंकि यहाँ पर एक डे है जो कि इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ द पॉवर्टी। ये डे सेलिब्रेट किया था 17 अक्टूबर को। तो इस डे में यहाँ पर यही बातें बोली गई कि जो गरीब इंसान होता है ना उसकी डिग्निटी वाली लाइफ नहीं होती है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, अगर कोई सेलेक्टेड कोई कैंडिडेट है, मतलब ये चीज़ें बताता हूँ मैं आप लोगों को, ये चीज़ें फील की हुई है। एक पर्टिकुलर दोस्त था, उसकी शादी थी, ठीक है। तो यहाँ पर उसको शादी में बेसिकली अपने दोस्तों को बुलाना था। तो यहाँ पर उसने क्या किया, उन दोस्तों को बुलाया शादी में, पहले इन्विटेशन उनको दिया जो सेलेक्टेड हो चुके थे, और जो सेलेक्टेड नहीं हो रखे हैं उनको कुछ को तो दिया ही नहीं इन्विटेशन, और एक आधे को दिया तो उसको सबसे बाद में कि ठीक है चल इसको भी बुला लेता हूँ। तो ये रियलिटी है, आप लोगों को देखने को मिलेगी हर जगह, आप लोगों को इस चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। तो अगर आप लोग सक्सेस नहीं है लाइफ में तो लोग इग्नोर करेंगे, और सक्सेस है तो आप लोगों को अपने आसपास रखेंगे शो पीस दिखाने के लिए कि हाँ देख मेरा दोस्त ना भाई साहब ये इस पर्टिकुलर पोस्ट पे है, ये ना IAS है, ये ना SDM है, ठीक है, ये ना भाई साहब सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है। तो ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो आप लोगों को इज्जत मिलेगी। पर लेकिन जो गरीब है उसकी डिग्निटी वाली लाइफ नहीं रहती है। इसीलिए बोला गया यहाँ पर थीम में भी कि डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। तो ये यहाँ पर फोकस करने की बात की जा रही है। ओके, तो ये जो गरीबी है उसको मिटाने के लिए आप लोगों को यहाँ पर अपना काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और लोगों ने मेहनत की है और वो इस गरीब से बाहर भी निकले हैं। पहली बार ये जो डे था ये सेलिब्रेट किया गया था 1987 में, 1987 में। तो 17 अक्टूबर 1987 1987 में जब ये डे सेलिब्रेट किया गया तो उस टाइम पर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो कि पेरिस के अंदर में यहाँ पर असेंबली बुलाई गई, तो यहाँ पर देखा गया कि क्या हो सकता है, और उस टाइम पर चीजें देखने को मिली, और फिर आगे चीजें निकल कर आई कि हंगर, वायलेंस और पॉवर्टी, ये 3 ऐसी बहनें या भाई बहनें या फिर एक तरीके से कुछ भी बोल लीजिए जो कि यहाँ पर समाज में सबसे ज्यादा खतरनाक इंपैक्ट डालती हैं। अगर ये खत्म हो जाए तो सारी चीजें जो हैं वो आप लोगों को सुधरती नजर आएगा, ठीक है। तो ये जो लिखा गया था यहाँ पर 1948, इसमें भी फोकस दिया गया था कि हाँ पॉवर्टी को मिटाना है, और फिर आगे चलकर ये डे भी आप लोगों को देखने को मिला, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कुछ लिखने के लिए भी आ जाए तो वहां पर थीम का भी आप लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, और फीडबैक जरूर दे दिया करो, जैसे भी आप लोगों को लगती है वीडियो, अपना प्यार दिखाया करो, लाइक या डिसलाइक कर जैसा भी आप लोगों को लगता है, कमेंट, लाइक, डिसलाइक, शेयर, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आप लोग यूट्यूब को फीडबैक बताते हो और मेरे साथ में भी कनेक्ट होते हो। और जो रेगुलर आंसर दे रहे हैं, अच्छा लगता है यार, इस तरीके से आंसर दिया करो, मजा आता है कि हाँ इतने सारे बच्चे इतने अच्छे से आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो आज के SLV कमांडो हैं यहाँ पर खुशी, बहुत ही शानदार तरीके से इनके द्वारा आंसर दिए गए। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप भी इतनी अच्छे से आंसर दोगे, जो भी क्वेश्चन पूछूंगा उनको अच्छे से पार्टिसिपेट करते हुए आप लोग चलोगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे उतना ही सक्सेस के पास में जाओगे, और जितना उनको इग्नोर करोगे उतना ही उससे दूर जाओगे। अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि पास जाना है या फिर दूर जाना है। ओके, तो ये गरीबी के बारे में बातें हैं, इसके ऊपर कई सारे आर्टिकल भी आते हैं, तो वहां पर आप लोग इसको एज ए कोटेशन के तौर पर भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आंसर स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को हेल्प मिले। दोस्तों ये आर्टिकल काफ़ी प्यारा है, जितना मज़ा मुझे पढ़ने में आया उतना ही मज़ा पढ़ाने में लूँगा, ठीक है। तो अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी होगा आप लोगों का
जो कि आंसर राइटिंग का, जो कि आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और कई सारे एमसीक्यू भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे अगर ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है आप लोग ढंग से सुनेंगे। और कुछ बैकग्राउंड बेसिक स्टैटिक पोर्शन भी कवर करूंगा, जिससे कि आप लोगों का टॉपिक जो है वो ढंग से कंप्लीट हो जाएगा। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग पीआईबी बोलते हैं, उसकी ये न्यूज़ है। और द हिंदू के अंदर भी आर्टिकल कवर किया गया था, और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी बात की जा रही है हमारा देश यानी कि भारत के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया 6वीं ईस्ट एशिया समिट, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर की मीटिंग थी यहाँ पर। यानी कि ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है 2 पार्ट में आप लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहले बात करूंगा ईस्ट एशिया के बारे में, और दूसरा फिर हम लोग बात करेंगे एजुकेशन के बारे में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में आप लोगों से डिस्कस करता हुआ मैं आगे बढ़ूंगा। तो सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हैं ऐसा पर्टिकुलर आर्टिकल जो है आप लोग आईआर के साथ में भी यहाँ पर कवर कर सकते हैं, और एजुकेशन के साथ में भी यहाँ पर बेसिकली जीएस पेपर 2 के अंदर में। तो क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं पहले भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो कुछ ऐसी बातें जो कि डायरेक्ट पूछी जाती हैं, जैसे कि कौन से नंबर की मीटिंग थी। तो यार 6ठे नंबर की मीटिंग थी यहाँ पर। ईस्ट एशिया समिट एजुकेशन कहाँ पर हो रही थी ये? तो कहाँ पर हो रही थी? तो ये हनोई वियतनाम के अंदर में हो रही थी। फिर बोलोगे सर वियतनाम कहाँ पर है? तो वो भी देख लेते हैं। आइए वियतनाम लेकर चलता हूँ। तो ये पहुँच गए हम लोग वियतनाम, ठीक है। घूमने लायक जगह है, घूमने में बड़ा मजा आएगा। अगर कभी टाइम लगे घूमने जाओ तो बहुत ही शानदार देश आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिलहाल तो ये शांति प्रिय है, पर एक टाइम पर ऐसे थे कि यूएसए को उन्हें कहते हैं कि घुटनों पर लाकर नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। ये एक ऐसा देश है वियतनाम। यूएसए से पूछना कभी वियतनाम कौन है वो बताएगा रो रो कर कि यार उसका नाम मतलब मेरे सामने, ठीक है। 2 ही देश है जिसने यूएसए को रैप बड़े शानदार तरीके से, एक तो वियतनाम और दूसरा यहाँ पर देखने को मिला अफगानिस्तान। 20 साल तक रगड़ के नाक, बाद में जिनसे सत्ता ली थी उन्हीं को देकर चले जाना, इससे बड़ी बेइज्जती है कुछ? पर यूएसए तो चिकना गड़ा है भाई, उसको खरकना पड़ता है इन सब चीज़ों से। चलिए जो भी है, हम लोग अपने आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। तो वियतनाम, इसके अंदर हनोई में यहाँ पर ये मीटिंग देखने को मिली। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि कितनी कंट्री हैं इस पर्टिकुलर समिट के अंदर में, जिससे कि चीज़ें आप लोग समझ सकें। सबसे पहले तो यहाँ पर जो ईस्ट एशिया समिट है ये आप लोगों को देखने को मिलती है एशिया के ईस्ट साइड में। यानी कि अगर आप लोग देखोगे ये एशिया है, तो आप लोगों को नॉर्मली आप लोगों को पता है कोऑर्डिनेट ऐसे होते हैं। ये ईस्ट हो गया, यहाँ पर आप लोगों को वेस्ट देखने को मिलेगा, ये नॉर्थ हो गया, और यहाँ पर आप लोगों को साउथ देखने को मिलेगा। तो एशिया के जो ईस्ट में है, इसलिए हमारी इस पॉलिसी का नाम भी हम लोगों ने लुक ईस्ट पॉलिसी रखा था। बाद में हम लोगों ने क्या कर दिया, लुक ईस्ट तो बहुत कर लिया यार, अब एक्ट कर लो। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं पर दूर से ही देखते रहते हैं, नजरों ही नजरों में बातें चलती रहती हैं। तो बातें चल रही थी काफी लंबे समय से। मोदी जी आए, कह रहे कि बहुत हो गई बातें, अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, शादी वादी की बातें करते हैं आगे चलकर। यानी कि एक्ट करना स्टार्ट कर दिया जैसे ही मोदी जी आए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गई, तो कहीं ना कहीं इन सब कंट्रीज के साथ में हमारे रिलेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। और इसी के साथ में हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ईस्ट एशिया समिट के बारे में। ईस्ट एशिया समिट को याद रखने का एक आसान सा तरीका है, आसियान मेंबर प्लस 8 कंट्री, ये हो गई ईस्ट एशिया। आसियान में कितने? तो आप लोग कई बार बता रखे हैं 10 मेंबर है, प्लस 8 हो गए यहाँ पर एक्स्ट्रा, तो टोटल मिलाकर कितने मेंबर हो गए? 18 मेंबर हो गए। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछा गया यूपीएससी के द्वारा, उसने यहाँ पर ये बोला था कि ईस्ट एशिया समिट के बारे में पूछा गया, क्या इंडिया इसका पार्ट है? तो कई सारी स्टेटमेंट थी, उसमें इंडिया भी, उसमें ईस्ट एशिया का नाम भी आप लोगों को दे रखा था वहां पर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये 18 ग्रुप जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ये कोऑपरेट करते हैं अलग अलग फील्ड में। जैसे कि पॉलिटिकल फील्ड में कोऑपरेट करेंगे, सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे, कल को कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी दिक्कत में आ जाती है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर कंट्री आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, इन सब मुद्दों पर बात करते नजर आते हैं। देखिए यूएस से ना आप लोगों को अपना सर घुसा ही लेता है, ठीक है, मतलब और तो सारे एशिया के हैं, यहाँ पर यूएस से आकर घुस गया। तो कोई पूछने लगे आप लोगों से यहाँ पर कि भाई साहब यहाँ पर ओनली एशिया के ही मेंबर हैं क्या? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम भी हैं, ठीक है। तो ये हमेशा देखने को मिलेगा। ये पहली बार यहाँ पर कुछ ऐसा लगा कि बनाना है, तो हाँ बिल्कुल बनाना है, बनाना केला नहीं, इस समिट को बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके द्वारा इसके बारे में बात की गई थी। ये यहाँ पर आप लोगों को मलेशिया देखने को मिल रहा है। तो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर, जिस तरीके से मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था क्वाड के बारे में, जिसमें 4 कंट्री है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, उसका किसने बेसिकली बोला था कि ऐसा कुछ होना चाहिए, क्वाड जैसा कोई मेंबर बनना चाहिए? तो जापान के प्राइम मिनिस्टर ने बोला था, उनका नाम आप लोग को बताना है। ऐसे ही मलेशिया के जो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका नाम था यहाँ पर बेसिकली महाथिर बिन मोहम्मद, उनके द्वारा बोला गया कि कोई ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिससे मिलकर हम लोग काम कर सकें।
वैसे तो यहाँ पर कोऑपरेशन अलग अलग चीज में करते हैं, पर 6 चीजें ऐसी कर दी इन्होंने फिक्स कि भाई साहब इसमें तो हम लोग काम करेंगे ही करेंगे, ये हमारा फोकस एरिया रहने वाला है। पहला जो एरिया यहाँ पर रखा गया वो था एनर्जी और इसी के साथ में इन्वायरमेंट, यानी कि एनर्जी जो कि आज के डेट में हर एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, उसमें इनका सबसे फोकस रहा एनर्जी और इन्वायरमेंट के ऊपर। दूसरा जो मेरा पर्सनल काफी फेवरेट एरिया है वो है एजुकेशन, तो एजुकेशन में इनके द्वारा काफी फोकस किया गया। तीसरा जो कि सबका फेवरेट एरिया है फाइनेंस, जिसकी जरूरत है उसके बिना कुछ काम ही नहीं होता है, तो फाइनेंस के ऊपर भी काम किया गया। चौथा यहां पर देखने को मिला ग्लोबल हेल्थ के बारे में, तो हेल्थ और इसके साथ में जो भी इश्यूज थे, और यहां पर पेंडेमिक डिजीज भी आप लोग बोल सकते हो, तो हेल्थ और पेंडेमिक, तो इसके ऊपर फोकस किया गया ताकि चीजों को सुधारा जा सके। नेक्स्ट यहां पर देखने को मिला वो था नेचुरल डिजास्टर, जैसे कि सुनामी आ गई, ठीक है, 2004 में सबको उड़ा दिया था, ऐसा कोई हरकतें देखने को मिले तो नेचुरल डिजास्टर के ऊपर भी काम कर रहे हैं। और छठवां यहां पर देखने को मिला आसियान की कनेक्टिविटी के बारे में, यानी कि एक तरीके से जो आसियान कंट्री है उसकी कनेक्टिविटी के बारे में बात करें और ये देश भी आपस में अच्छे से कनेक्ट रहे। तो ये चीजों को ध्यान में रखते हुए 6 प्रायोरिटी एरिया इनके द्वारा रखे गए कि यार इनमें काम करेंगे और चीजों को अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो यहां से आप लोग ये चीजें याद रखिएगा, ठीक है। तो यानी कि बेसिक मुद्दा क्या था, आप लोग ये एग्जाम की तैयारी क्यों स्टार्ट कर रहे हो, आप लोगों को पता है कि यार ये पर्टिकुलर मेरा ये मुद्दा है इसलिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जितना क्लियर वो मुद्दा आप लोगों के माइंड में रहेगा उतना ही क्लियर तरीके से आप लोग एग्जाम की तैयारी करेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई मेरे सर पे नहीं बैठा हुआ है, मैं लेक्चर बनाता हूं तो ये लेक्चर बनाने के लिए मुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा है, पर मेरा मुद्दा जो है वो मुझे क्लियर है इसलिए मैं ये लेक्चर बनाता हूं। यानी कि मैं ये चाहता हूं कि हर एक इंसान जो है कम से कम जो जिसके पास में कम से कम ये नहीं है कि यार पैसा नहीं है और फिर भी उसकी एजुकेशन में वो पीछे छूट जा रहा है, तो कम से कम एक ऐसा जागरूक इंसान मैं अपने देश को दे सकूं, भले उसमें छोटा सा पार्टिसिपेट मैं कर सकूं। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, इसीलिए कोई मेरे ऊपर नहीं है फिर भी डेली मैं लेक्चर को लेके आता हूं 6 बजे, समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। तो वो माइंड में क्लैरिटी है, उसकी वजह से मैं अपने काम के लिए डेडिकेटेड हूं। तो अगर वो डेडिकेशन आप लोगों के माइंड में आ गया तो आप लोग भी अपने एग्जाम को क्लियर करते हुए नजर आएंगे। वो डेडिकेशन आसियान के अंदर में था, इसलिए 18 कंट्री मिलकर साथ में काम कर रहे थे, ठीक है। तो यहां पर 18 कंट्री में आप लोगों को जो 10 कंट्री तो हो गई किसकी, जो आसियान मेंबर हो गए, बाकी की 8 कंट्री कौन है। तो 8 कंट्री को आप लोग देखते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, इंडिया, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है, रसिया और यूएसए। तो ये टोटल 8 कंट्री आप लोगों को अलग से देखने को मिलेंगे, ठीक है। आसियान के बारे में एक बात आप लोग याद रखिएगा, आसियान का जो सेंट्रल फोरम है वो कैन ओनली बी चेयर बाई आसियान मेंबर, यानी कि जो 10 मेंबर आसियान के हैं ना यही चेयर कर सकते हैं, बाकी के जो 8 एक्स्ट्रा लोग यहां पर बैठे हुए हैं वो बस पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो चेयर पर्सन यहां पर नहीं बनेंगे। जैसे अब की बार कहां पर हो रही है, वियतनाम में हो रही है, वियतनाम कौन है, वो आसियान का मेंबर है। तो ऐसे आप लोग इसको समझ सकते हैं, तो ये कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना है, और ये स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो यहां पर ईस्ट एशिया समिट जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ यहां पर इकोनॉमी, एक तरीके से ये भी एनुअली होती है, अभी एजुकेशन की हो रही है, और इंडिया भी इसका वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है। यानी कि जब ये समिट वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ तो भाई साहब हम भी यहां पर पहुंच गए थे अपना अच्छे से चीजों को पार्टिसिपेट करने, कि हम पीछे क्यों रह ले। यहां पर 2019 में ईस्ट एशिया समिट जो है वो बैंकॉक में हुई थी, इंडिया के द्वारा अनवील किया गया था इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, याद रखिएगा इंडो पैसिफिक एशियन जो इनिशिएटिव है, सॉरी ओशियन इनिशिएटिव, एशियन नहीं ओशियन, ठीक है, जिसको IPOI बोला गया था। तो ये सारी बातें आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, यानी कि ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोगों से अलग अलग टाइम पर क्वेश्चन के फॉर्म में पूछी जा सकती है। जो बातें जो शब्द सारे बोले हैं सारे के सारे PPT में आप लोगों को लिखे हुए मिल जाएंगे। नोट्स मत बनाया करो, अगर आप लोग प्रॉपर वे में, अगर बेसिकली PPT से ही पढ़ना है, अगर आप लोगों को लग रहा है वैसे नोट्स बनाने हैं, देखो कभी भी ना नोट्स लेक्चर सुनते हुए मत बनाया करो। जब लेक्चर सुन लो उसके बाद में थोड़ा सा रिवीजन आप लोग कर लो एक बार बैठ के, 1 दिन या 2 दिन के अंदर में, और फिर आप लोगों को लगे यार ये चीज याद नहीं हो पा रही है, उसके नोट्स बना लो। वरना PPT में सारी चीजें आप लोगों को मिल ही जाती हैं, वो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ये PPT बनाई इसलिए जा रही है ताकि आप लोगों को मेहनत ना करनी पड़े। वे तो ये तो फिर फालतू की बात होगी ना, मतलब मैं यहाँ पर घंटों लगाकर ये PPT बना रहा हूँ और फिर आप लोग अपने नोट्स बना रहे हो, तो मतलब आप लोग मेरी मेहनत का फायदा ही नहीं उठा रहे हो। तो मेरी मेहनत तो किसी काम की नहीं रही अगर आप लोग उस तरीके से चीजों को लेकर चल रहे हो। तो नोट्स भी बनाने हैं, तो इतने क्लिप्स बनाने हैं इसमें से, ये अगर आप लोगों को निकालने हैं अपने बहुत ही क्लिप्स, वरना इसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ो और उसके बाद में चीजों को कोशिश करो रिकॉल करने की, ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिवाइज करने की, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो एजुकेशन के बारे में जो बातें की जा रही है, तो हमारे द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, तो ये एक एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पर समिट थी, तो इसमें कई सारी चीजें प्रायोरिटी एरिया पर यहाँ पर रखी गई।
तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बातें अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करूँ तो इशू रिलेटेड टू एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया क्या है। तो अगर आप लोग इंडिया से एजुकेशन सेक्टर के बारे में कुछ लिखने के लिए पूछा जाता है तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, आप लोगों को आज भी हमारी स्कूल के अंदर में प्रॉपर इंटरनेट की फैसिलिटी या फिर कंप्यूटर देखने को नहीं मिलेंगे। खासकर अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर में, प्राइवेट वाले फिर भी एक दो कंप्यूटर रख लेते हैं, पर चले या ना चले वो अलग बात है। मेरे स्कूल में कंप्यूटर नहीं था 12वीं तक का, ठीक है आप लोग ये समझ सकते हैं। तो जो ये कहते हैं ना कि गांव से पढ़कर कुछ होता नहीं है, तो आप लोगों के सामने एक गांव का बच्चा बैठा हुआ आप लोगों को पढ़ा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब रिसोर्सेज की कमी आप लोगों को रोक देती है, नहीं। अगर जब रिसोर्सेज मिले तब उनको यूटिलाइज कर लो, जितने रिसोर्सेज है उनका बेस्ट यूटिलाइज करने की कोशिश किया करो, ठीक है। तो बोला गया कि इन एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्कूल, तो ओनली 12% जो स्कूल है वहां पे इंटरनेट आज के डेट में देखने को मिल रहे हैं और 30% के पास में कंप्यूटर है, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो इसी के साथ में हाई ड्रॉप आउट रेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर यहाँ पर काम चलता है, उसके बाद में जो है स्कूल छोड़ देते हैं अक्सर, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में मिड डे मील भी चलता है। तो आप लोग समझ सकते हैं बहुत सारे ऐसे रीजन हैं हमारी कंट्री में, जो गरीबी है ना वो एक तरीका अभिशाप या फिर कलंक आप लोग बोल सकते हो। बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ जो हैं उसकी वजह से नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसलिए अफोर्डेबल एजुकेशन जो है काफ़ी रिक्वायरमेंट है खासकर देश के अंदर में, जिसकी काफ़ी ज़्यादा जरूरत है, वरना दिक्कतें फिर बढ़ने लगती है। प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन देखिए, ब्रेन ड्रेन वैसे प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं और वैसे अच्छी भी चीजें बोल सकते हैं। आप लोग इसको दो तरीके से ले सकते हैं, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा, कनेक्ट करिएगा उसके साथ में। आज की डेट में हमारी कंट्री में कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो आईआईटी के अंदर जाकर पढ़ता है, आईआईटी के अंदर पढ़ता है, या फिर कोई भी ऐसा है जो एम्स के अंदर जाकर पढ़ता है, और उसके बाद में क्या है, वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो देश छोड़कर चला जाता है यूएसए के अंदर में, यूएसए के अंदर में जॉब कर रहा है, अच्छा खासा पैकेज मिल रहा है, लाइफ को एंजॉय कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ब्रेन ड्रेन, यानी कि हमारी कंट्री में आईआईटी में बेसिकली पढ़ा वो पर्सन, और आईआईटी की फीस जो है वो काफी कम होती है, तो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज के ऊपर यहाँ पर कहीं ना कहीं एजुकेशन उनको मिली, और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया, वो छोड़कर चला गया, ठीक है। ये हो गया ब्रेन ड्रेन, इसको लेकर कई सारे लोग बोलते हैं गलत है। पर लेकिन अगर दूसरा ये देखो, आज की डेट में मैक्सिमम नासा के अंदर जो साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, अलग अलग देश में जो भी लोग कई सारी कंट्री के अंदर में जो बैठे हुए हैं, वो हमारे मूल के लोग हैं। इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो दुनिया को चला रहे हैं हम, यानी कि हमारे लोग हर जगह आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए हमारी कंट्री में जो इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारी पॉलिसीज आती है, जो इंटरनेशनल रिलेशन हमारे चलते हैं, ये जब लोग यहाँ पर हमारा इतना बड़ा तबका दूसरे देशों में देखने को मिलते हैं, उसका हमको कहीं ना कहीं सॉफ्ट पावर जनरेट करने में काफी फायदा होता है जब हम अपने रिलेशन को आगे लेकर चलते हैं। तो हर पॉजिटिव आप लोग और नेगेटिव चीजें दोनों लेकर चला करो, ये नहीं कि एक एंगल देख लेते हो। तो वहां पर इंटरनेशनल पॉलिसी में काफी फायदा देखने को मिलता है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट यहाँ पर बढ़ता हुआ काफी अच्छा नजर आता है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूएसए में रह रहे हैं, आज भी अगर मैं बता दूं यहाँ पर, तो बहुत सारे लोग तो एसएलवी फैमिली का लेक्चर देखते हैं, आज भी बहुत सारे मेल भी करते हैं कई बार कि सर हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और अलग अलग देशों में, कुछ अफ्रीका में है, कई सारे ऐसे इंटरेस्टिंग होता है, ऐसे भी हैं कई सारे जो चाइना में बैठे हुए लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये चीजें हैं, बेसिकली हमारे देश के लोग अलग अलग हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से। पर लेकिन अगर हमारे पास में मान लीजिए आप लोग ऐसे बोलो कि हमारे पास में टोटल मिलाकर 50 लोग हैं जो काफी टैलेंटेड है, ठीक है, और वे 50 के 50 ही बाहर चले गए, तो तब तो समझ में आता है कि भाई साहब हमारी कंट्री की खस्ता हालत हो गई। अब मान लो ये बाहर चले गए, इसका मतलब हमारे देश में ब्रेन खत्म हो गया क्या? दुनिया में सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है हम, तो हम लोग और लोग जो है हम लोग यहाँ पर प्रिपेयर हो रहे हैं। तो हम लोग को सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आईआईटी में जितनी कम सीट हैं, आप जब आईआईटी बढ़ाया जा रहा है, तो सबसे पहले तो काफी ज्यादा जरूरी था कि नंबर ऑफ आईआईटीज हमारे देश में बढ़े, वरना लिमिटेड चीजें रहती थी। तो जिससे कि और ज्यादा अच्छे ब्रेन हमारे माइंड में रहे, हमारे कंट्री में रहे, और हम लोग उनको अच्छे से अपने देश के हित के लिए हम लोग उनको यूटिलाइज कर सके। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो अपने रिसोर्सेज बढ़ाने स्टार्ट कर दो ना, अगर रिसोर्सेज की कमी पड़ रही है तो उसके ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दो, तो उसी के ऊपर अब हम लोग फोकस कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि प्रॉब्लम में काउंट किया जाता है ब्रेन ड्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि कंपटीशन इतना तकड़ा होता है जिसकी कुछ हद नहीं है, और उसके बाद में फिर गुड टैलेंट के लिए सब बैठे हुए हैं। आप लोगों को देखने को मिलेगा जो मुस्लिम कंट्री है वो भी ऐसे काम कर रही है कि जो टैलेंटेड पर्सन है वो आओ, गोल्डन वीजा दे रहे हैं कुछ देश, यहाँ पर आओ हमारे यहाँ पर और अपना सेटअप करो, अपना बिजनेस धंधा, और हमारे देश में आकर रहो, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर मास इलिटरेसी आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि 25% इंडियन स्टिल रिमेन इलिटरेट, यानी कि जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है। और लिटरेसी की डेफिनेशन भी काफी खतरनाक है हमारे देश में। जो इंसान को लिखना आता है, अपना नाम, उसी के साथ में अपना नाम पढ़ना आता है, ये कुछ ऐसी बातें हैं यहाँ पर जो कि उसको लिटरेट बता देती है कि ये पढ़ा लिखा इंसान है।
एटलीस्ट कम से कम ऐसा तो रखो कि जिसने 12वीं कर रखी है, या फिर ऐसा रख लो कम से कम जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है, 10वीं कर रखी है। यानी कि पढ़ने लिखने की डेफिनेशन में ही चेंज करना पड़ेगा। कई बार मुझे डेफिनेशन सोचकर मतलब बुरा लगता है कि कैसी डेफिनेशन है, क्योंकि आप लोगों को देखने को मिलेगा किसी पर्टिकुलर गांव के अंदर में अगर 10% लोगों के पास में बिजली है, उस 10% में आप लोगों को वहां पे अगर कोई हॉस्पिटल है या फिर कोई स्कूल है या फिर पंचायत घर है, उसको काउंट करने के बाद में तो उस गांव को हम लोग बोल देंगे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। ये क्या तरीका है? अबे 10% में है ना, तो 10% ही बोलो, 100% कैसे बोल दिया? तो ऐसी ही डेफिनेशन लिटरेसी की ला रखी है यहाँ पर, जो कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर काम करना चाहिए कि एक प्रॉपर डेफिनेशन होना चाहिए। यार ये क्या तरीका है? इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रेजेंट गवर्नमेंट को इसके बारे में बेसिकली कुछ बोल रहा हूँ, ये पुरानी चली हुई आ रही हैं चीज़ें, तो कम से कम इसको सही करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है, आप लोग इससे असहमत भी हो सकते हैं, और अगर असहमत है तो आप लोग अपनी बातें रख सकते हैं। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है, ठीक है। बात करें लैक ऑफ टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ये अनसेटिस्फैक्टरी आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। और रही सही कसर जो है वो मेल और फीमेल वाली दिक्कत होती है, यानी कि लड़का और लड़की वाली। लड़के को तो भाई साहब बना दो बिल्कुल पीएचडी होल्डर, और पता नहीं क्या करवा दो, और लड़की को घर से नहीं निकलने देना है, वो दिक्कतें निकल कर आती हैं। तो इसके ऊपर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर बहुत अच्छे से हम लोग काम करना चाहिए, और काम किया भी जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं एजुकेशन पे काम नहीं किया गया है, एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे लेटेस्ट क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पहली जो लाई गई थी, वो आप लोगों को बताना है कब लाई गई थी, और सेकंड कब लाई गई, ये सारी मैंने काफ़ी डिटेल में आप लोगों को बता रखी है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ये पहली और दूसरी नेशनल पॉलिसी बताना। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये दीक्षा देखने को मिलेगा। पीएम ई विद्या, ठीक है। इसी के साथ में संयम प्रभा टीवी चैनल बनाए गए कई सारे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर स्वयं पोर्टल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। तो किस तरीके से, यानी कि एक तरीके से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है। तो एक कई सारी चीज़ें यहाँ पर नेशनल एजुकेशन, ये बेसिकली अलायंस फॉर द जो टेक्नोलॉजी है, जिसको NET बोला गया, ठीक है। पीएम श्री स्कीम, और इसी के साथ में ई लर्निंग आप लोगों को देखने को मिलेगा। कुछ और एक्स्ट्रा बातें जो कि एजुकेशन के बारे में जब लिखने के लिए आ जाता है, तो ये बातें भी आप लोग याद रख सकते हैं, जहां से एक अच्छा आंसर आप लोग दे सकते हैं। क्योंकि जब क्वेश्चन बनता है तो एक अच्छा आंसर आप लोगों के पास में होना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोगों को लिखना है, 2020 में यहाँ पर पूछा गया, तो बोला गया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज ए कन्फर्मिटी विद ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4। 2030 तक का अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराने की बात है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, जो कि चौथे नंबर का गोल है एजुकेशन, तीसरे नंबर का गोल है हेल्थ, दूसरे नंबर का गोल और पहले नंबर का गोल क्या क्या है वो आप लोग बताइए। यहां पर अगर बात करते हैं तो रीस्ट्रक्चर करने की बात की जा रही है, रीओरिएंटेड करने की बात की जा रही है एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, और क्रिटिकली एग्जामाइन आप लोगों को करना है। तो एजुकेशन के बारे में इस तरीके से क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमारे संविधान में भी आर्टिकल 45 जो है, गवर्नमेंट को यहाँ पर फ्री और कंपलसरी एजुकेशन कम से कम बच्चों के लिए प्रोवाइड करानी चाहिए, 14 साल के बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अप टू द एज ऑफ 14 विद इन द 10 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये याद रखेगा, ठीक है। तो हालांकि ये सारी चीजें अचीव नहीं की गई थी, वो एक अलग बात है। आर्टिकल 21 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 2002 में, तब जाकर यहाँ पर कुछ ऐसी बातें लेकर आई कि हाँ यार इस तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करानी है। यानी कि आप लोग यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, एजुकेशन सिस्टम को सही तरीके से इंप्रूव करने के लिए हम लोगों ने जब काम करना स्टार्ट किया, तो आर्टिकल 45 में बोला गया था कि यहाँ पर 10 साल के अंदर अंदर आप लोगों को इसको अचीव कर लेना है। पर लेकिन यहाँ पर हमारा जो संविधान है इंप्लीमेंट कर दिया था हम लोगों ने 1950 में, और हम लोग यहाँ पर प्रॉपर वे में इसको इंप्लीमेंट कर पाए। यहाँ पर प्रॉपर वे में ये जो बोला गया था संविधान के अंदर 10 साल के बाद में, हम लोग 2002 में संविधान में संशोधन किया, और प्रॉपर कानून जो इसके लिए बनाया गया वो बनाया गया था 2009 में, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो लाया गया। तो इस तरीके से लंबा समय यहाँ पर लग गया। अब तब से चलते चलते कई सारी कमेटी बनाई यहाँ पर, राधा कृष्णन जो आप लोगों को यहाँ पर कमेटी देखने को मिलेगी 1948-49। इसी के साथ में यहाँ पर कोठारी कमीशन आप लोग हैं, TS सुब्रमण्यम कमेटी 2016, और कस्तूरी रंजन कमेटी जरूर याद रखेगा, जिसके बेस पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश में आई है। तो ये मत भूलना आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इन तो पर्सनैलिटी के बारे में भी आप लोग जाकर पढ़ोगे तो आप लोग थोड़े से बेसिकली सरप्राइज होगे कि ये पर्सनैलिटी कौन है जिनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, खासकर लास्ट वाली जरूर देखना, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1976 में, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पर एजुकेशन जो है, पहले यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। जैसे एजुकेशन जो है पहले स्टेट लिस्ट के अंदर में आती थी, यानी कि संविधान के अंदर जब आप लोग जाओगे यहाँ पर 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, नेक्स्ट स्टेट लिस्ट, और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। तो एजुकेशन जो थी वो स्टेट लिस्ट के अंदर में थी, यहां से इसको हटाकर उसको कहां पर भेजा गया, यूनियन लिस्ट में। ऐसा क्या? नहीं, उसको भेजा गया कॉन्करेंट लिस्ट में। क्यों? क्योंकि यहां पर अब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम कर सकती हैं, दोनों मिलकर कानून बना सकती हैं, तो इसलिए यहां पर इसको ट्रांसफर किया गया।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और वो कब किया गया? 1976 में। सेम काम फॉरेस्ट के ऊपर किया गया, प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड एनिमल एंड द बर्ड्स किया गया। वेट और मेजर्स जो होते हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम लोगों ने यहां से ट्रांसफर कर दिया कॉन्करेंट लिस्ट में, ताकि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट इनके ऊपर मिलकर काम कर सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को बता दी ताकि कोई भी कंफ्यूजन न रहे और लिखने के लिए भी आए तो लिख सके, और बाकी ये जरूर याद रखेगा, ठीक है। बाकी एक लिस्ट होती है, इसको बोलते हैं रेजिडुअरी लिस्ट, यानी कि जो भी चीज जो है वो यहां पर इन लिस्ट के अंदर नहीं आती है वो सारी यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसको रेजिडुअरी पावर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, नेशनल एजुकेशन डे हमारे देश में 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। बर्थ एनिवर्सरी यहां पर मौलाना अबुल कलाम जी की, ये आप लोग याद यहां पर रख सकते हैं। एवरी इंडिविजुअल हैज ए राइट टू एजुकेशन, तो ये एक स्टेटमेंट है जो कि आप लोग आंसर राइटिंग के लिए भी यहां पर यूज कर सकते हैं, जो इनके द्वारा बोली गई थी। और हमारे आजाद भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे यहां पर ये। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को पता ही होना चाहिए कम से कम। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि प्रेजेंट टाइम पे जो सेंसस है उस सेंसस के हिसाब से हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम आप लोगों को कैसा देखने को मिल रहा है, क्योंकि लेटेस्ट जो सेंसस है वो 2011 का सेंसस आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अभी जो नेक्स्ट सेंसस हमारा अभी आएगा उसमें अभी टाइम लगेगा, तब तक यही डेटा आप लोगों को रखना है। टोटल हमारा लिटरेसी रेट जो है वो 74% आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें मेल का 82 है और फीमेल का यहां पर आप लोगों को 65 है। तो जेंडर गैप लगभग 16 का है, जो कि हम लोग को गैप को फिल करना है और अच्छा एजुकेशन लेवल यहां पे प्रोवाइड कराना है, अगर सही से अपनी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसको हम सही डायरेक्शन में लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये था आर्टिकल। कैसा लगा आर्टिकल जरूर बताना। अब क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएंगे, इससे ये पता चलेगा कि रियलिटी में आप लोगों ने कितने ध्यान से सुना है, ठीक है। तो अच्छे से क्वेश्चन के आंसर देना। बोला गया कि गवर्नमेंट को प्रोवाइड करानी चाहिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, जो कि 14 साल तक के बच्चों के लिए, ये विद इन द 10 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जैसे संविधान आया उसके 10 साल के अंदर अंदर। तो यहाँ पर लगभग 1960 तक का आप लोगों को प्रोवाइड कराना चाहिए। कहाँ पर ये मेंशन किया गया था? फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है अभी बताए ना? तो आंसर बताइए क्या है। वीडियो को पॉज कर लिया करो, आंसर दे दिया करो यार, ठीक है। इतनी मेहनत की जाती है, थोड़ा सा तो इतना तो एफर्ट डाल लिया करो। मतलब उसमें भी ऐसा लगता है कि जबरदस्ती होती है आंसर देने में, गलत बात नहीं है। आंसर दे दिया करो, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर सी, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब क्वेश्चन एक पूछूंगा जो यहाँ पर आप लोगों को बताना है, फंडामेंटल राइट किस पार्ट में है, डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटी किस पार्ट में है और डीपीएसपी किस पार्ट में है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। यहां पर कमेटी मैंने कई सारी बताई, यहां पर इनके नाम आप लोगों के सामने हैं, आप लोगों को बताना है कि कमेटी कौन सी रिलेटेड टू एजुकेशन है हमारे देश के अंदर में। कोठारी जो कमीशन आप लोगों को देखने को मिला, नेक्स्ट है यहाँ पर टीएस सुब्रमण्यम कमेटी, नेक्स्ट है यहाँ पर कस्तूरी रंगन रिपोर्ट, और नेक्स्ट है यहाँ पर गडगिल कमेटी। अगर आप लोगों को प्रॉपर आप लोग लेक्चर देखते हो ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग आंख बंद कर दे सकते हो, ठीक है। ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। तो सही आंसर क्या है देखता हूं कौन कौन बताता है। ऐसा क्यों बोला आंसर दे सकते हो? क्योंकि गडगिल रिपोर्ट मैंने कितनी बार पढ़ा रखी है वेस्टर्न घाट के बारे में, याद नहीं आ रहा है? अगर ये छोटी सी बात भी आप लोगों को पता है तो आप लोग तुरंत इसको कट कर दोगे, और बाकी इसको कट करते आप लोग के सारे ऑप्शन जो है वो कट हो जाएंगे। और करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट क्या यहाँ पर करेक्ट है आंसर, है कि नहीं? तो यार टॉपिक ऐसा नहीं है कि कहीं और पढ़ा होगा वहीं काम आएगा, कहीं भी काम आ जाता है, इसलिए अपना दिमाग थोड़ा शांत रखना है। जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठो, शांत दिमाग सबसे ज्यादा काम आने वाला है, ये बात हमें याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग भी है, इंपॉर्टेंट भी है, और अगर इसको अटेम्प्ट करोगे तो मैं 100% कह सकता हूं कि कोई एक ही बच्चा होगा जो ठीक आंसर देगा, मैक्सिमम गलत करेंगे। क्यों? चलो पढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि आर्टिकल 21 जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था 86 यानी कि 86वां संशोधन करके संविधान के अंदर में 2002 में, क्योंकि हमारे देश में ये चाह रहे थे कि कम से कम यहाँ पर जो एलिमेंट्री एजुकेशन है फंडामेंटल राइट के तौर पर रेदर देन डीपीएसपी, यानी कि फंडामेंटल राइट बना दिया जाए, ना कि डीपीएसपी। वो डिफरेंस क्या होता है अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट किया गया था 1976 में यहाँ पर, जिसमें शिफ्ट किए गए 4 सब्जेक्ट फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट। आंसर क्या है? ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, और यहाँ पर नन ऑफ द अबव। तो आंसर बताइए क्या है? ABCFD। वीडियो को पॉज कर लो और आंसर दो। कर लिया? आंसर में पूछा गया इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट क्या है? इनकरेक्ट है यहाँ पर ये थोड़ी देर पहले बताया कि 5 सब्जेक्ट शिफ्ट हुए थे, ना कि 4 सब्जेक्ट शिफ्ट हुए थे, ये याद रखिएगा। स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट यानी कि समवर्ती सूची में उनको शिफ्ट किया गया था, तो ये आप लोग याद रखिएगा राज्य सूची से। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, ये जो हमारी कंट्री के अंदर में जब आप लोग जाएंगे ना डीपीएसपी के, जो कि पार्ट 4 में आप लोगों को देखने को मिलती है, उसमें गवर्नमेंट के ऊपर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अगर आप लोग को वो पूरा करके नहीं देते हैं तो आप लोग कोर्ट चले जाओगे। नहीं, आप लोग कोर्ट नहीं जा सकते,
पर फंडामेंटल राइट पूरे नहीं हो रहे तो आप लोग कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। इसलिए यहां पर डीपीएसपी से हटाकर 45वां आर्टिकल डीपीएसपी में था, उसको फंडामेंटल आर्टिकल 21 में डाल दिया ताकि यहां पर इसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये अब लिख दोगे कहीं एजुकेशन के बारे में तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि पूरी नॉलेज है टॉपिक के बारे में, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर ये, जो कि पूरा टॉपिक मैंने कवर किया आप लोगों के साथ में। तो मैंने बोला था 2 पार्ट में डिवाइड है, या फिर बोल सकते हो कि इस टॉपिक के अंदर 2 टॉपिक कवर हो गए। ईस्ट एशिया समिट आप लोगों का कवर हो गया यहाँ पर, और इसी के साथ में आप लोगों का एजुकेशन वाला सेक्शन कवर हो गया। तो कहने के लिए तो एक टॉपिक बना दिया, पर लेकिन रियलिटी में ये 2 टॉपिक है, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा लेंथी हो गया, कभी सोचो कि एक ही टॉपिक है, 2 टॉपिक है आप लोग ये, ठीक है। अलग वैसे चाहता तो इसको यहीं पर ही खत्म कर देता स्टेज से सबमिट के साथ में ही, मैंने कहा बस बता दो और साइड में कर दो। एजुकेशन को कंप्लीट करने का ये पर्पस था ताकि आप लोगों से पूछा जाए और कोई कंबाइन क्वेश्चन आ जाए तो अच्छे से आंसर दे सको, ठीक है। तो ईस्ट एशिया समिट में 18 रीजनल लीडर हैं, आप लोग यहां पर देख सकते हो, ये बोला गया, जो कि कोऑपरेट करते हैं पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक फील्ड में, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में। ऑल द मेंबर ऑफ क्वाड आर द ऑल्सो मेंबर ऑफ ईस्ट एशिया समिट, ये बोला गया। इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द ईस्ट एशिया समिट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली 1, ओनली 2, ऑल, या फिर नन ऑफ द अबव? सही आंसर बताइए, ए बी सी एफ डी। क्या आंसर बताइए, बता सकते हो आप लोग आराम से, ठीक है। आंसर यहाँ पर सी, यानी कि सारे के सारे सही है। बहुत ही डिटेल में एक एक टॉपिक मैंने डिस्कस किया है, कहीं भी कंफ्यूजन आप लोगों का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पूरा का पूरा टॉपिक इतने शानदार तरीके से कवर हो गए, दोनों के दोनों टॉपिक, ईस्ट एशिया समिट वाला भी हो गया और एजुकेशन वाला भी हो गया। तो ये सारी चीजें एक एक करके माइंड में आप लोगों के अब कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर डाउट होगा तो उसको क्लियर करके जाना है। इवन आप लोग को स्टैटिक पोर्शन भी कवर करा दिया, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, जो कि सेंटर, जो यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। कोटेशन भी मिल गई, अगर एजुकेशन के बारे में लिखने के लिए कुछ आता है तो इस कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। सेंसस के बारे में बता दिया, इसी के साथ में प्रैक्टिस भी करा दी क्वेश्चन की, अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए, टॉपिक अच्छे से कवर हो गया, और आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी है जो आप लोग कवर करना है, ठीक है। तो पूरे दोनों टॉपिक कवर है। कोई डाउट हो तो बताना और फीडबैक जरूर दे देना, जैसा भी लगा है, अच्छा या बुरा। कोई डाउट हो तो उसको पूछ लेना कि सर ये डाउट रह गया, डाउट लेके नहीं जाना है। अगर यहाँ आके भी डाउट लेके चले गए तो फिर मेरा रहने का मतलब ही क्या रह गया, ठीक है। मैं हूं ना, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अच्छे से एंजॉय करते रहो, बस थोड़ा सा रिविजन करते रहो यार, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। उसके बाद में आप लोग फ्लाइंग कलर के साथ में निकल के आओगे, ठीक है। आइंस्टीन साहब के द्वारा बड़ी ही डिफरेंट सी और इंटरेस्टिंग सी बात बोली गई है, आप लोगों को पढ़कर थोड़ी हैरानी होगी, पर लेकिन ये रियलिटी है। बोला गया एवरीथिंग मस्ट बी मेड एज सिंपल एज पॉसिबल बट नॉट सिंपलर, यानी कि एक तरीके से आप लोगों को जितना संभव हो सके उस चीज़ को सरल बनाओ, लेकिन आसान नहीं। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, ये तो आप लोगों के लिए भी इंप्लीमेंट होता है कि लोगों की अगर आप लोगों को जरूरत है, मतलब आप लोगों की अगर लोगों को जरूरत है तो उनके लिए अवेलेबल हर टाइम मत रहो, ठीक है। यानी कि आप लोग अगर बिना किसी बात के लिए अवेलेबल रहोगे तो फिर आप लोगों की इज्जत करना लोग बंद कर देंगे। अवेलेबल रहो तो उस टाइम पर रहो जब उनको लगे, मतलब आप लोगों को लगे कि आपके बिना उनका काम नहीं होगा, और अगर लगे कि आपके बिना उनका काम हो जाएगा तो फिर आप लोगों को उनसे डिस्टेंस बना के रखनी चाहिए। क्योंकि उस टाइम पर अगर उनके साथ में रहोगे ना, वो बोलेगा कोई बड़ा एहसान नहीं किया, वो बोलेगा कोई नहीं, तू नहीं करता तो कोई और कर देता, वो वाली फीलिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अगर इंसान के साथ में आप लोग उस टाइम पर अवेलेबल रहोगे जब उसको ये लगे कि इसने ही मेरी जान बचाई है, तभी आप लोगों के टाइम की भी और आप लोगों की भी इज्जत होती है, आप लोगों को नजर आएगी। वरना लोग आप लोगों को ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देंगे, और ये रियलिटी है। तो ये चीज़ हमेशा आप लोग याद रखिएगा जिंदगी में। और यार ये जिंदगी में ना ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, अगर आप लोग इनको इंप्लीमेंट करते हुए देखोगे तो ये आप लोगों को नजर आएगी कि जो इंसान कहीं पहुंचा हुआ है ना अपनी पोस्ट पर, वो ये ऐसी डिसिप्लिन उसने अपनी लाइफ में बना रखे हैं, ऐसे अपने सिद्धांत बना रखे हैं जिसके बेस पर वो कहीं ना कहीं अपनी प्रोडक्टिविटी को बनाए रखता है। पता चला पढ़ने बैठे आप लोग, बहुत ही शानदार मूड से सामने वाला आ गया कि यार आ जाना, एक बार बाहर घूम के आना, ये कुछ काम करना है, खेलना है या फिर मूवी देखनी है, फिर गेम करना है, और कुछ भी किससे मिलना है, और नहीं तो कई बार देखना है कि आना थोड़ा सा आंखें सेक के आते हैं, मुझे भी ऐसे भी हरकतें देखने को मिलती है। एक कई सारे ऐसे नहीं, कुछ हर ग्रुप में कोई ना कुछ विल्ले टाइप के लोग होते हैं। तो ऐसे ही ग्रुप में एक विल्ला टाइप का, मतलब ग्रुप तो नहीं बोलूँगा, खैर मतलब एक था कि रहते हैं बस, ठीक है, कि हाँ किसी हॉस्टल में रह रहे हैं तो वो भी रह रहे हैं साथ में। तो कहता है शाम को आओ यार चलते हैं, कुछ आंखें सेक के आते हैं, समझ रहे हो ना आंखें सेकने का मतलब। तो ऐसी भी हरकतें देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं इंसान की। मैं इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब एक तरीके से थोड़ा सा होता है यार चीज़ें इंसान का, कि इंसान को अपने ऊपर कुछ तो कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को अगर प्रोडक्टिव करना चाहते हो तो अपने ऊपर आप लोगों का कंट्रोल होना चाहिए। मोबाइल बज रहा है तुरंत उठा लिया, कंट्रोल थोड़ी ना ये। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग किस टाइम उठाना है। सामने वाले ने तो कॉल कर दिया आप लोगों के पास में,
अब आप लोग किस टाइम उसको बेसिकली इंटरटेन कर रहे हैं, अपना काम छोड़कर बैठ के इंटरटेन करने के लिए। तो ये आप लोगों को सीखना पड़ेगा कि आप लोगों को किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है। मैं व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं करता था, पर अभी व्हाट्सएप जो है वो इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्योंकि मेरी मजबूरी बन गई है। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स रहता है, कोई बहुत सारी चीज़ें आती हैं आज की डेट में, तो उसकी वजह से मतलब फिर भी मैंने क्या कर रखा है, सारे के सारे नोटिफिकेशन जो है कंप्लीटली ऑफ है। यानी कि जब मैं व्हाट्सएप को उठाऊंगा तभी वो मुझे दिखेगा। इस तरीके से मैंने सारे ऐप के नोटिफिकेशन ऑफ कर रखे हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि कई सारे मुझे मतलब मैसेज सेंड कर देते हैं और मैं कई बार खोलना भूल जाता हूं, तो आज तो खोला ही नहीं पूरे दिन व्हाट्सएप, अगले दिन खोल रहा हूं, ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको नाश्ते में स्टेटस लगाना होता है ना, कई सारे ऐसे सुबह उठते ही स्टेटस लगना चाहिए, भाई साहब देखो तो किस किस ने स्टेटस लगा लिया, वो भी देख लेते हैं। क्या होने वाला है उससे, तो बता दो 1 मिनट के लिए। जिंदगी इंप्रूव हो जाएगी क्या कि सामने वाले का स्टेटस चेक कर ले, सामने वाला क्या कर रहा है। अपना स्टेटस बढ़ाओ भाई साहब, ताकि सामने वाले आप लोग का स्टेटस देखकर आप लोग को अपने स्टेटस पर चिपकाएं। वो है जिंदगी जीना, ठीक है। तो ये जिंदगी जियो यार, दूसरे का स्टेटस देख देख के क्या करना है। तो अपनी जिंदगी को सही डायरेक्शन में लेकर चलने की कोशिश करो बिना टाइम वेस्ट करते हुए, ओके। अगर आप लोगों को ये देखना है कि ये घर कितना खुश घर है, कितना खुशहाल घर है, तो उसमें बुजुर्गों की हालत और महिलाओं की हालत देखो। अगर वो खुश हैं तो वो घर जो है वो खुशहाल आप लोगों को नजर आएगा। अगर देश आप लोगों को देखना है कि देश खुशहाल है या नहीं है, तो वहां पर किसानों को और जो गरीबी का वाला सेक्शन है उसको देखो। अगर वो खुश है तो देश आप लोगों को खुश नजर आएगा। तो यानी कि हमारे देश में किसान, जिसकी वजह से हमारी थाली में अन्न जाता है, तो उस अन्नदाता का खुश रहना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, जो कि अपना खून पसीना डालकर मेहनत कर कर हमारी थालियों तक खाना पहुंचाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनोग्रेट किया गया पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022। तो इसी के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। पीआईबी यहाँ पर इसी के साथ में इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के द्वारा काफ़ी डिटेल में यहाँ पर ये सारी चीज़ डिस्कस की गई। तो जीएस पेपर 2 जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है उससे आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो कहां पर ये लॉन्च किया गया, तो ये लॉन्च किया गया दिल्ली के अंदर में। तो यहां पर किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब उसको लॉन्च कर रहे हैं। तो इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब खुद यहां पर प्राइम मिनिस्टर किसी चीज को लॉन्च करते हैं, तो वहां से तो आप लोगों के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाता है कि हाँ, इस तरीके से कि हमारी जो कंट्री में हाईएस्ट अथॉरिटी है वो यहां पर पार्टिसिपेट कर रही है। तो इसलिए उसके बारे में थोड़ा सा देखें। ऐसे क्या होता है, जो पहली बार कोई चीज हो रही है, एक तो वो वाली चीज है, या फिर जहां पर जो हाईएस्ट डिग्नेटरी अगर कोई है तो वहां पर वो पार्टिसिपेट कर रही है, एक वो वाली चीजें, तो उनके ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस देना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस जो हैं वो वहां से बन जाते हैं। तो अभी यहां पर अगर हाईलाइट बताएं तो आप लोगों को पता है पीएम किसान फंड जो है हमारे देश में वो किसानों को देने की बात की गई थी, और उसमें यहाँ पर स्टार्टिंग में बोला गया था कि 6,000 रुपये दिए जाएंगे 2-2 हज़ार रुपये के हिसाब से इंस्टॉलमेंट के तौर पर। तो अभी यहाँ पर 12वीं इंस्टॉलमेंट जो है वो यहाँ पर लोगों को दी जा रही है, किसानों को, ताकि उनकी ज़िंदगी को जो है वो संवारा जा सके। 600 से ज़्यादा आप लोग यहाँ पर किसान, जो प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र खोले जा रहे हैं, ये किसके अंदर, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। जो यहाँ पे बताया ना 600 से ज़्यादा प्रधानमंत्री किसान जो समृद्धि केंद्र जो ये खोले जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंदर खोले जा रहे हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। तो यहाँ पर ताकि किसानों को फर्टिलाइजर जो है वो प्रोवाइड कराया जा सके फेज मैनर में, क्योंकि किसानों को अगर खाद मिलेगा तो उनकी फसल जो है वो अच्छी होगी, और जितनी अच्छी फसल होगी उतना ही खुश किसान होगा, और जितना खुश किसान होगा उतने ही खुश आप और हम लोग होंगे, क्योंकि हमारे किसान बहन भाई अगर खुश होंगे तो उतनी ही अच्छे तरीके से वो काम करेंगे। तो इसी के साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री भारतीय जन जो उर्वरक परियोजना है, जिसके तहत 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर की बात की जा रही है, और भारत यूरिया बैग ये यहां पर लॉन्च किया गया, जो कि अपने ही आप में काफी बड़ी बात है। यानी कहने का मतलब यहां पर यह है कि हमारे देश में किसानों के ऊपर काफी शानदार तरीके से फोकस देते हुए इन चीजों को आगे लेकर चलने की बात की जा रही है। एक ब्रांड का आप लोगों को यूरिया देखने को मिलेगा, मतलब खाद देखने को मिलेगा, फर्टिलाइजर देखने को मिलेगा, और उसका नाम रखा गया भारत। आप लोगों को याद होगा, इसके बारे में मैंने आप लोगों से एक आर्टिकल पहले भी डिस्कस किया था कि ठीक है, ये एक नाम का ब्रांड का यहाँ पर इस तरीके से अगर कुछ लॉन्च कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप लोग फायदे के बारे में बात करें तो यहाँ पर जैसे फर्टिलाइजर यहाँ पर सबको प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है, तो यहाँ पर नॉर्मली क्या करते थे, यहाँ पर जो गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा इससे, कम से कम यहाँ पर गवर्नमेंट जो है एक काफ़ी अच्छे वाली सब्सिडी देती है, तो अब कम से कम यहाँ पर गवर्नमेंट को भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा, अच्छा ये सब्सिडी दे रही है। गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है ना, उससे किसानों को फायदा होता है कि उनको एक सस्ते प्राइस में उनको फर्टिलाइजर मिल जाता है, एक अफोर्डेबल प्राइस में, और वो उसको खेतों में इस्तेमाल कर पाते हैं काफ़ी अच्छे से, और अपनी फसल अच्छी एक फसल उगा पाते हैं।
पर लेकिन उसका सारा एक तरीके से क्रेडिट लेके चली जाती है फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी। गवर्नमेंट चाहती है उसका क्रेडिट हमको मिले, तो एक सिंगल ब्रांड बना दिया कि जब हम लोग यहाँ पर सब्सिडी दे रहे हैं तो इसी ब्रांड के नाम के अंदर आना चाहिए, नहीं कि आप लोग अलग अलग अपनी टिक्की चिपका देते हैं इसके ऊपर कि हमारा ब्रांड है ये, तो उस ब्रांड से बाहर निकलने की बात की जा रही है। तो उसके चलते यहाँ पर एक ब्रांड का फर्टिलाइजर देश के अंदर लाया जा रहा है। पर लेकिन नेगेटिव फेज इसके क्या हो सकते हैं, जैसे कि पर्टिकुलर ब्रांड जो है वो उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना बंद कर दे, क्योंकि उसको लग रहा है कि मेरा नाम तो चल ही नहीं रहा है। मैक्सिमम लोग चाहते हैं उसका एडवर्टीजमेंट हो, अगर वो कोई प्रोडक्ट इस तरीके से मार्केट में बेच रहा है। आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़पेपर में बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट आते हैं और कई सारी सेल्स भी निकाली जाती हैं, दूसरे तीसरे दिन सेल्स चलती रहती हैं कि ये प्रोडक्ट खरीद लो और ये प्रोडक्ट बेच लो। तो वो कंडीशन क्या होती है, वो यही होती है कि एक तरीके से उनको लगता है कि जो प्रोडक्ट उनके द्वारा बनाया गया है वो मार्केट में अगर छूट पर देंगे तो लोग जो है उसकी तरफ को लोक लुभावनवाद की तरीके से देखेंगे। पर लेकिन वहां पर तो एक अलग फंडा है। किसानों के लिए जब बात करें, उनके लिए छूट जरूरी है, क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं आ पाती है कि वो एक हाई प्राइस पर फर्टिलाइजर खरीदे, खेती बर्बाद हो जानी है। तो उसी के ऊपर यहाँ पर इनके द्वारा बात की जा रही है। एक मैगजीन यहाँ पर लॉन्च की गई है जिसके बारे में याद रखिएगा, इंडियन एज करके, ED। एक तरीके से आप लोगों को ये देखने को मिलता है ना जब इस तरीके की चीजें आती हैं, जैसे ई मैगजीन है यहाँ पर, ये वो भी किसानों के लिए ऑन फर्टिलाइजर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों से पूछ लेगी इंडियन एज क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा एक मैगजीन है। तो इस तरीके से स्टेटमेंट देकर आप लोगों से जब क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग कंफ्यूज आ जाओगे, तो कंफ्यूज आना नहीं है, इसलिए सारी छोटी छोटी सी बातें जो हैं वो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ में जो स्कीम है वो भी आप लोग यहाँ पर कवर हो जाएगी। ये सारी बातें तो आप लोग ही हैं जो कि आप लोगों को सारी बातें पता है। और दूसरा यहाँ पर स्कीम भी आप लोग की कवर हो जाएगी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है, जिसको PM किसान बोला गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, जब हम लोग बात करते हैं किसानों की, तो फूड प्रोसेसिंग वाला एरिया अपने आप लोगों के सामने आ जाता है। यानी किसान के साथ में फूड प्रोसेसिंग जुड़ा हुआ है, मतलब किसानों के खेतों से खाना निकलकर हमारी थालियों में पहुंचता है, कभी डायरेक्ट और कभी इनडायरेक्ट, कभी पैकेज की फॉर्म में पहुंचता है। तो जो पैकेज की फॉर्म में पहुंचता है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, प्रॉपर उसका प्रोसेसिंग करके आप लोगों तक आता है, तो उसको फूड प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो बोला गया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होल्ड्स पोटेंशियल नॉट जस्ट फॉर द इंक्रीज फार्मर इनकम्स बट ऑल्सो इंश्योरिंग द सस्टेनेबिलिटी एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। यानी कि आप लोगों को एक अच्छा खाना भी मिलता है जिसमें पोषण और एक तरीके से अच्छा एक स्थिर एक पोषण आप लोग बोल सकते हैं, खासकर जो आप लोगों की हेल्थ भी अच्छी रखता है, ठीक है। तो एक अच्छा सा आंसर आप लोग लिखिएगा, और आंसर लिखने के लिए आप लोगों को बताइए कहाँ जाना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम पर या फिर फेसबुक पर, दो जगह आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये जो स्कीम है इसमें फोकस ये दिया गया था कि 6,000 रुपये पर ईयर दिए जाएंगे 3 इंस्टॉलमेंट में उन किसानों को जो कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, यानी कि वो किसान जिनके पास में 2 हेक्टेयर या फिर उससे कम जमीन है, तो उनको यहाँ पर दिया जाएगा। हालांकि बाद में ये सारे किसानों तक यहाँ पर बढ़ा दी गई थी स्कीम, क्योंकि मैक्सिमम किसान हमारे देश में ऐसे ही हैं, ठीक है। 2018 में लॉन्च की गई थी। क्रिटिसिज्म काफी होता है इस स्कीम का, क्यों, इलेक्शन के जस्ट पहले लॉन्च की गई थी। पर लेकिन अगर बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट भी है, बहुत सारे लोगों को फायदा भी हुआ इसका। पर कई सारे लोग ये बोले थे कि 2000 में होने वाला ही क्या है, ये भी बात सही थी अगर देखा जाए तो। एक अप टू द मार्क पैसा नहीं था इसके अंदर में, पर ना होने से कुछ होने वाली बात होती है, तो उस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर स्कीम के बारे में जो आप लोगों को पता होना चाहिए, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है भाई साहब, सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। आप लोग बोलोगे रोला तो स्टेट गवर्नमेंट में पड़ा हुआ है कि PM किसान देना है, PM किसान देना है, ठीक है। अभी एक फ्रेंड है, ठीक है, तो बेसिकली वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ में काम करता है। कहता है यार जब इंस्टॉलमेंट देने की बात आती है ना भाई साहब, इतना सरदर्दी होती है, मतलब कहीं कुछ हो रही है कागजों में गड़बड़, कहीं कुछ हो रही है, तो एक तरीके से ना वो कहीं ना कहीं लोगों के पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं और सही से इंप्लीमेंट भी नहीं किया जाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो सबको आइडेंटिफाई करे और उनके डॉक्यूमेंट्स तैयार करे और फिर उनको यहाँ पर ये फायदा पहुंचे। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी, स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेगी, ठीक है। तो इंप्लीमेंट करने की जब बात आती है यहाँ पर, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री अगर ऐसा होता मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर चलिए, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बेसिकली वही है कि एक थोड़ी सी फाइनेंशियल जो सपोर्ट है वो मिल जाए, डूबते को तिनके के सहारे वाली बातें होती हैं यार, ठीक है, ताकि जो साहूकार है उसके एक चक्कर में किसान न पड़े। याद है आप लोगों को मूवीज देखते होगे पुराने जमाने वाली, अमरीश पुरी जो था वो जमींदार रहा करता था, ठीक है, वो एक लेबर जो हुआ करती थी उनके खून चूसा करता था। याद है राजकुमार वाला डायलॉग कि जिससे मन मिलता है उससे हाथ मिलाते हैं वरना हम मूवी नहीं लगते, ठीक है। जब IAS बन के आता है वो डायलॉग सुना होगा आप लोगों ने कि हम इस एरिया के जमींदार हैं। कह रहा जितने तुम जमींदार हो उतने हमारे यहाँ पर गाय भैंस चरती है, ठीक है। बाहर जाके बैठो और परमिशन लेके अंदर आओ तो वही वाली बातें हैं। तो इस तरीके से देखो, तो उसी चक्कर में आज के डेट में भी बहुत सारे ऐसे एरिया हैं आज की डेट में भी, मतलब इस तरीके की कंडीशन है। मैं रियलिटी में बता रहा हूँ, मुझे अपने गांव की आप लोगों को बात बताता हूँ। गांव में मतलब एक फ्रेंड था, तो उसके जो दादाजी थे वो बड़े ही कंजूस टाइप के थे।
और अच्छे खासे थे, मतलब एक तरीके से परिवार अच्छा खासा था, एक मतलब पैसा था उनके पास में, ठीक। तो भाई साहब वो जिसको पैसा दिया करते थे ना, वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया करता था इंसान, समझ रहे आप लोग? कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब सामने वाला अगर कोई पैसा उधार लेके जा रहा है तो कमर टूट जाए उसकी, तो कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये इसलिए यहाँ पर जरूरी है कि ऐसे इंसानों के चक्कर में ना पड़े। मैं कई बार बोलता था, मैंने कहा सुधार लिया यार अपने बाबा को, कह रहा यार बहुत बार बोल ली ये सुधरने वाले इंसान नहीं है। मतलब कहते हैं कि एक तरीके से ना इंसान होता है, नेचर बन जाता है बुढ़ापे तक आते आते, मतलब एक तरीके से जब स्टार्टिंग से ऐसा नेचर है तो बुढ़ापे में तो पक गया वो नेचर, पर लेकिन चाहे तो चेंज कर सकते हैं। पर लेकिन वो इंसान जो थे भाई साहब, और बच्चों को पता है क्या क्या करते थे, कहीं भी मिल जाए पूछेंगे अच्छा बताइए क्या है, मतलब बच्चों की बेइज्जती करना एक तरीके से, कहीं भी मिल जाए अच्छा इसके बारे में बताओ, पढ़ नहीं रहे हो आजकल, तुम्हारे बाप से शिकायत करूंगा, वो वाली हरकतें उनकी। मैंने कहा ये सही इंसान है, मजे ले रहा है जिंदगी के। पीएम किसान मोबाइल ऐप जो है ये डेवलप और डिजाइन किया गया नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा कोलैबोरेट करके मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में। तो काफी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो टॉपिक को कैसे तैयार करते हैं, पहले प्रॉपर उसको समझ लो, उसके बाद में फिर यहाँ पर क्वेश्चन देख लो, और फिर आंसर राइटिंग का भी क्वेश्चन हो जाए। तो ये आंसर राइटिंग का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, सॉरी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, तो स्कीम के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। तो एक स्कीम कवर होगी आप लोगों की, तो इस स्कीम के बारे में क्वेश्चन। पीएम किसान जो लॉन्च किया गया 2018 में लॉन्च किया गया, 100% फंडिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आती है। और पीएम किसान जो है यहाँ पर ये ऐप वो डेवलप किया गया है नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये यहाँ पर बोला गया है। तो सही आंसर क्या है वो आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर बता दो क्या है, बिल्कुल ठीक है, दिल बाग बाग हो जाएगा। ठीक है, कौन बनेगा करोड़पति खेलूंगा फिर मैं। ओके, तो कंप्यूटर जी आंसर दिया जाए। इंटरेस्टिंग, देखो ये स्टेटमेंट कितनी शानदार तरीके से आप लोगों के लिए बनाई गई है। यहाँ पर आप लोग किसान की बातें कर रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है, अगर कोई बना रहा है कुछ तो वो किस मिनिस्ट्री के साथ में बनाएगा, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ में बनाएगा। और यहीं पर ही एग्जामिनर आप लोगों से खेल जाता है। अभी मैंने क्या बताया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में कोलैबोरेट करके बनाया गया पीएम किसान ऐप। ये जब क्वेश्चन ऐसा आता है ना, ये इंसान को ले डूबता है, वो कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर वो उसकी काम नहीं आती है। तो इसलिए कहता हूँ हमेशा आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज भी होनी चाहिए, ऑलवेज कॉमन सेंस काम नहीं आती है। जो पढ़ेगा वही अच्छे से कॉमन सेंस लगा पाएगा। पता है कि एलिमिनेशन करना है यूज, कॉमन सेंस यूज करनी है। कॉमन सेंस भी तभी डेवलप हो पाती है जब आप लोगों ने कुछ स्टडी की हो। बिना पढ़ाई के कॉमन सेंस डेवलप ही नहीं होगी, इस टॉपिक का और थोड़ा पता ही नहीं है क्या कॉमन सेंस लगा लोगे। ठीक है, तो हल्का फुल्का सा आइडिया होना चाहिए, कम से कम पढ़ाओ, भले ही रिविजन ना क्यों, पर एटलीस्ट पढ़ा तो उसको, तो कॉमन सेंस लग पाएगी अच्छे से। ठीक है, पीएम किसान सम्मान सम्मेलन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर बात की जा रही है पीएम के द्वारा 12th इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान फंड, वो एक तरीके से यहाँ पर रिलीज की गई, इनोग्रेट किए गए 600 के करीब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो केंद्र है यहाँ पर हमारे देश के अंदर में। ठीक है, समृद्धि जो केंद्र है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ में। और तीसरा बोला गया कि लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, वन नेशन वन फर्टिलाइजर। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है ये आप लोगों को बताना है। देखता हूँ कौन सी आंसर देता है, पॉज कर आंसर दो फिर आंसर देखना। ओके, तो यहाँ पर भी वही वाला खेला है जो पहले वाले क्वेश्चन में आप लोगों के साथ में खेला गया था। यहाँ पर भी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, तो जहां पर डिफरेंट हो ना, कि मतलब एक तरीके से इंसान कोई है और आना कोई और चाहिए था, आ कोई और गया। ठीक है, तो यानी कि जहां पर कुछ डिफरेंट हो, जहां पर कुछ एक्सेप्शन आप लोगों को देखने को मिले, अपवाद देखने को मिले, उस पर स्टार लगा लिया करो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्योंकि वही चीजें रहेगी कि देखने में लगे कुछ और, वही डायलॉग याद आता है फिर मुझे, सत्सैया के दोहरे झोनावी के तीर, देखने में छोटे लगत घाव करत गंभीर। तो देखने में कुछ और लगेगा और घाव करके जाएंगे फिर आप लोग बोलोगे क्वेश्चन तो सही किए थे भाई, पता नहीं कहाँ गलती हो गई, तो यहाँ गलती हो गई। ठीक है, तो आंसर भी हो गया। तो इस तरीके से, और बाकी है क्वेश्चन। आई होप कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और जहां पर भी कोई डाउट होगा तो उसको क्लियर कर आगे बढ़ोगे। ओके, तो कैसा लगा? जो किसान परिवार से आते हैं वो इनको अच्छे से याद कर लिया करो, ये ऐसी चीजें इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आप लोग के बन सकते हैं बड़ी आसानी से। तो ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ओके दोस्तों, ये बहुत ही एक दुखद खबर है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि हमारी मोम अब हम लोगों को नहीं मिलेगी। मोम मतलब वो मोम नहीं जो घरों में आप लोगों की देख रेख करती है, आप लोगों की छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ मार्स ऑर्बिटर मिशन के बारे में, जिसको हम लोगों ने प्यार से मंगल मिशन का नाम दिया था। तो मंगल मिशन के बारे में इसरो ने कंफर्म कर दिया है कि मंगल मिशन जो है वो अब यहाँ पर बेसिकली नॉन रिकवरेबल हो गया है। यानी कि जब यहाँ पर पिछले कुछ दिनों मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि मंगल मिशन के साथ में इसरो का कॉन्टैक्ट टूट गया है, अब इसरो ने कंफर्म कर दिया है कि वो रिकवर नहीं होगा। यानी कि ये लग रहा था कि हो सकता है कि हम इसको रिकवर कर ले, पर लेकिन अब यहाँ पर रिकवर करने की संभावनाएं जो हैं वो खत्म हो चुकी है।
आप लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि कैसे मतलब बांध रखा था क्या कहीं पे, मतलब जो छूट के चला गया, किसी ने उसको पकड़ रखा था क्या वहीं पे, हम लोगों ने कहीं खोटी गार्ड कर उसको वहां पर उसको रख रखा था कि हाँ भाई साहब ये है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली क्या होता है, एक पर्टिकुलर कक्षा में जब हम लोग कोई ग्रह भेजते हैं यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पर कोई इंस्ट्रूमेंट भेजते हैं तो वो किसी पर्टिकुलर एक कक्षा में घूम रहा होता है। तो उस कक्षा का जो कनेक्शन है उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का हमारी पृथ्वी पर एक ग्राउंड स्टेशन होता है, उसके साथ में उसका कनेक्शन रहता है। ऐसे नहीं जैसे आप लोग किसी के साथ में फ़ोन पे बातें करते हैं, तो पहले तो आप लोगों का जो फ़ोन है उससे जो बेसिकली सिग्नल है वो आसपास वाले किसी टावर के पास में जाते हैं, फिर उस टावर से उस इंसान के साथ में कनेक्ट होते हैं। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट उस इंसान के साथ में आप लोग कनेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि आसपास में टावर लगाए जाते हैं ताकि उसके साथ में आप लोगों का कनेक्शन जो है वो सही से साधा जा सके। ऐसे ही मार्स के साथ में भी हमारे कनेक्शन के लिए धरती पर यानी कि ग्राउंड पर हम लोगों ने स्टेशन बना रखा था, और ये लग रहा था कि हो सकता है कि हम लोग उसको रिकवर कर लें, क्योंकि पूरा कंट्रोल सिस्टम जो है उसका धरती से ही चल रहा था। पर अब वो कंट्रोल सिस्टम जो है वो खत्म हो चुका है, और यहाँ पर बोल दिया गया कि मार्स यानी कि मंगल मिशन का लाइफ जो है वो खत्म हो चुका है, यानी कि एंड ऑफ लाइफ यहाँ पर हो चुका है। तो ये काफ़ी दुखद घटना बोल सकते हैं कि एंड ऑफ लाइफ हो गई है। पर लेकिन अच्छी खबर ये भी है कि कहीं ना कहीं जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए हम लोगों ने मोम यानी कि मार्स मिशन को भेजा था, वो हम लोग कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक अपना कंप्लीट भी कर चुके हैं। तो क्या क्या बातें हैं, कई सारी बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा। हमारे देश में जैसे करेंसी छापी जाती है, आप लोगों को पता है 100 का नोट, ठीक है, 200 का नोट, 500 का नोट, 1000 का नोट, 2000 का नोट, ठीक है, एक का, तो इस तरीके से करेंसी की आप लोगों को प्रिंटिंग देखने को मिलती है। अगर बात करूं किसी पर्टिकुलर एक नोट के ऊपर यहाँ पर जो है मंगल मिशन की पिक्चर बनी हुई है, आप लोगों को ये बताना है वो पर्टिकुलर नोट कौन सा है। तो देखता हूं कौन कौन इसका सही आंसर देता है। वीडियो में बने रहना, इसके अंदर ही आप लोगों को उसका प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। अभी अगर हम लोग बात करें मार्स मिशन के बारे में, तो सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि जो मार्स मिशन यानी कि जो मंगल मिशन था, यहाँ पर ये एक ऐसा मिशन था जो कि ऑर्बिटल मिशन था, यानी कि मंगल ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहा था हमारा ये मिशन, तो इसीलिए इसको ऑर्बिटर मिशन बोला गया। मार्स ऑर्बिटर मिशन इसका नाम यहाँ पर रखा गया। लगभग 1350 किलोग्राम वेट का ये यहाँ पर हमारी जो पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट की कोस्ट आई थी वो यहाँ पर लगभग 69 मिलियन, यानी कि दुनिया में सबसे सस्ता प्रोजेक्ट हमारे द्वारा लॉन्च किया गया था। ये कहां से, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। तो ये जो प्रोजेक्ट था इसने दुनिया की बेसिकली बोल सकते हैं कि आप लोग नजरें इंडिया के ऊपर गड़ा दी थी, क्योंकि कोई नहीं सोच रहा था कि पहली बार में एशिया में ऐसा मिशन लॉन्च किया गया और वो भी इतना सस्ता, तो सब जो है दांतों तले उंगली दबाकर रह गए। तो इसलिए यहाँ पर इसके बारे में काफ़ी सारी चर्चाएं हुई दुनिया में। ये बेसिकली लॉन्च किया गया था 5 नवंबर 2013 में, और सितंबर 2014 में ये पर्टिकुलर जहां भेजना था अपनी उस कक्षा में अपनी सही पोजीशन में यहां पर पहुंच गया था। और तब से लेकर ये पर्टिकुलर जो मार्स मंगल ग्रह या फिर जिसको आप लोग लाल ग्रह भी बोलते हैं उसके यहां पर चक्कर लगा रहा था, और हमारी कंट्री में जो ग्राउंड पर स्टेशन था उस पर्टिकुलर स्टेशन के साथ में ये कॉन्टैक्ट रखे हुए था, या फिर बोल सकते हैं कि हम लोग इसको प्रॉपर वे में अपने ग्राउंड से कंट्रोल कर रहे थे। पर फिलहाल वो कनेक्शन जो है हमारा बिल्कुल खत्म हो चुका है। ऐसे ही बोल दिया कि कनेक्शन टूट गया, कोई तो रीजन रहा होगा कि कनेक्शन टूट गया। तो बोला ये जा रहा है कि जो इसके अंदर फ्यूल था वो एग्जॉस्ट हो गया, यानी कि खत्म हो गया फ्यूल, और फिर से यहाँ पर वो फ्यूल जो है वो बेसिकली रिचार्ज नहीं हो पाया। आप लोग इसको मतलब समझने के लिए थोड़ा सा इस तरीके से देखिएगा। मान लीजिए आप लोगों ने अपने घरों के ऊपर सोलर पैनल लगा रखा है, सोलर पैनल लगाकर आप लोग अपने घरों में बिजली जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, और सोलर पैनल जो है वो पता है कि सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है, तो उससे बेसिकली वो प्रक्रिया करना स्टार्ट करता है, और आप लोगों के घरों में जो बैटरी होती है आप लोग उसके अंदर उसको स्टोर कर पाते हो, और अपने जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको आप लोग प्रॉपर वे में यूटिलाइज कर पाते हो। पर लेकिन सोचो कि कईयों दिनों तक गहरे बादल जो हैं वो एक तरीके से आए हुए हैं और वहां पर उसको आप लोग चार्ज ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो क्या कंडीशन देखने को मिलेगी। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिला, घंटों तक यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये जो पर्टिकुलर सिस्टम था रिचार्ज नहीं हो पाया, ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं, और इसकी वजह से यहाँ पर जैसे ही वो बंद हुआ और फिर यहाँ से कनेक्शन टूट गए, ठीक है। तो ये बेसिकली मेन रीजन यहाँ पर बताया जा रहा है हमारी कंट्री में इसरो के द्वारा। बेसिक इंफॉर्मेशन सारी मैंने आप लोगों को बता दी है। हमारा देश जो था वो यहाँ पर एशिया में पहला था, और हमारा फर्स्ट ये इंटरप्लानिटरी मिशन था जो कि शानदार तरीके से हम लोगों ने परफॉर्म किया था।
एशिया में हम पहले थे, पर लेकिन दुनिया में हम लोग चौथे नंबर पर थे। यानी कि हमसे पहले भी कई सारे देश ये कारनामा कर चुके थे, पर अच्छी बात यह है कि चाइना अब तक ये कारनामा नहीं कर पाया था जब तक हम लोगों ने ये मिशन छोड़ा। यानी कि चाइना से काफ़ी आगे हम लोग इस मिशन में आप लोगों को देखने को मिले, पर हमसे पहले दुनिया में कई सारे लोग ये कारनामा कर चुके थे। इसमें रोसकोसमोस जो एक तरीके से एजेंसी है, उसके द्वारा रसिया की, नासा जो कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों को यूएसए का, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो कि यूरोप की, इसके द्वारा यहाँ पर ये मिशन ऑलरेडी लॉन्च किए जा चुके थे। पर लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये थी कि इनके द्वारा जो मिशन लॉन्च किए गए वो सारे मिशन जो थे वो बहुत ही महंगे थे, बहुत ही तगड़ा एक पैसा इसके ऊपर खर्च किया गया था। पर हमारे द्वारा जो मिशन लॉन्च किया गया वो काफ़ी सस्ता लॉन्च किया गया था। और वो चाइना जो अक्सर हमारी बेसिकली बुराइयां करता हुआ नजर आता है, जब ये मिशन हमारे द्वारा लॉन्च किया गया तो चाइना ने इस मिशन को बोला प्राइड ऑफ एशिया, यानी कि ये एशिया की प्राइड है। यानी कि एशिया के एक तरीके से जो सेना है या फिर सर है वो गर्व से ऊंचा हो गया। ये खुद चाइना की साइड से यहाँ पर ऐसी चीजें आई थी, क्योंकि आप लोग नॉर्मली देखते होंगे, आप लोग किस इंसान को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं? उस इंसान को कि जिस इंसान ने कुछ ऐसा कर दिया हो आप लोगों को लग रहा हो कि यार हमसे तो अब तक हुआ नहीं है, ठीक है, तो इस इंसान से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है, तो उस इंसान को नॉर्मली हम लोग फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी चाइना को ये लगा कि यार अब तक हम लोग अचीव नहीं कर पाए और इन्होंने अचीव कर लिया, तो इसलिए 2-4 पॉजिटिव शब्द जो हैं वो उनके मुंह से निकल गए। हालांकि वो दिल से नहीं थे, वो जस्ट उनकी जीभ से या फिर मुंह से निकल कर बाहर आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके द्वारा फोकस ये किया गया था कि कैसे हम लोग को जो मंगल ग्रह का जो एरिया है, बेसिकली आसपास का इन्वायरमेंट है, उसको कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मिट्टी की, वहाँ पर इन्वायरमेंट की, वहाँ पर जो उसकी रोक चट्टाने हैं उनके बारे में चेक करने के लिए हम लोगों ने ये मिशन जो है भेजा था बेसिकली। तो ये काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करता हुआ जो मिशन जो है वो अपना लाइफ जो है वो कंप्लीट यहाँ पर करके चला गया। तो ये तो कुछ बेसिक बातें हो गई, इसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा बातें जहाँ से क्वेश्चन भी आप लोग ये बन सकते हैं और बने हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। 2016 में बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पर यूपीएससी ने मेंस के अंदर पूछ लिया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन भी पूछे आते हैं कि डिस्कस द इंडिया अचीवमेंट, यानी कि अपने देश का अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। तो एप्लीकेशन जो है बेसिकली यहाँ पर ऑफ दिस टेक्नोलॉजी हैज हेल्प द इंडिया इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप लोग पहले से ही तैयार करके रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं कि हमारे मिशन कितने हम लोगों ने लॉन्च किए हैं अब तक, किस तरीके से हमारे मिशन चले हैं, इससे हमारी कंट्री को क्या फायदा हुआ है। आप लोग ये देख सकते हैं कई सारे लोग ये बोले थे कि मंगल मिशन पे पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है, अपने देश में स्कूल नहीं है, अपने देश में जो है बेसिकली हॉस्पिटल नहीं है, उन पे पैसा खर्च कर लो। पर लेकिन ये तर्क देना कोई सही नहीं बैठता है अगर उस तरीके से आप लोग देखोगे, क्योंकि रीजन आप लोग समझ सकते हैं एक कद पड़ता है इस पर्टिकुलर एरिया से जब हम लोग इस तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और आगे चलकर कहीं ना कहीं इससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है। चांद का मिशन भेजा गया था, आज भी दुनिया को उससे फायदा हो रहा है, तो ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पर जो गरीब तबका है सोसाइटी का उसके ऊपर ध्यान देना छोड़ दे, पर लेकिन दोनों को पैरेलल में लेकर चलना पड़ेगा, किसी भी चीज को हम लोग नहीं छोड़ सकते, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो कि आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए, किसके बारे में, जो मार्स के बारे में। तो इसके बारे में बेसिक सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एक ही स्लाइड में डाल दिए ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं देखने को मिले। जैसे कि मार्स जो है वो 4th नंबर का प्लैनेट है सूरज से जब आप लोग बात करोगे, यानी कि पहले सूरज हो गया, उसके बाद में क्या हो गया बताओ, फिर क्या हो गया, फिर क्या हो गया। पृथ्वी कौन से नंबर पर है? 3रे नंबर पर। 4थे नंबर पर आप लोगों को मार्स देखने को मिलेगा। और यहाँ कौन से हैं और यहाँ कौन से हैं ये आप लोगों को बताना है। 6ठी की एनसीईआरटी में है ये सारी चीजें, ठीक है। ज्योग्राफी की 6ठी की एनसीईआरटी देखोगे तो, ठीक है। मार्स जो है वो हाफ द साइज है अर्थ का, यानी कि पृथ्वी के साइज का काफी छोटा है, और इसी के साथ में सूरज से 142 मिलियन माइल से दूर देखने को मिलेगा। इसका जो नाम है यहाँ पर आफ्टर द रोमन गॉड ऑफ वॉर, इसका नाम यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। इसके ऊपर आयरन ऑक्साइड काफी लार्ज स्केल में पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका जो कलर है वो आप लोगों को रेड देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसकी वजह से इसको रेड प्लेनेट आप लोग या फिर लाल ग्रह आप लोग इसको बोलते हैं। ये छोटा है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो दिन है यहाँ पर अगर एक तरीके जो चक्कर की बात करें, एक तो छोटा है और दूसरा हम सूरज से थोड़ा दूर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसका जो पर्टिकुलर अर्थ डे के कंपेयर में अगर आप लोग देखोगे कि इसका एक साल जो होता है वो 687 अर्थ डे के बराबर होता है। हमारी पृथ्वी पर एक साल कितना होता है? 365 दिन में, ठीक है।
और यहाँ पर 1 साल होता है 687 दिनों में। इसका जो 1 घंटा होता है, मतलब इसका जो पर्टिकुलर डे जो होता है, उसमें टोटल मिलाकर 37 मिनट आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे पृथ्वी टिल्टेड है यहाँ पर, बताइए कितने डिग्री पर है, ऐसे ये 25 डिग्री पर आप लोगों को टिल्टेड देखने को मिलेगा। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, बाकी तो ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर के बारे में बातें की जा रही है। ठीक है, पर लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात पूछी जा सकती है वो है कि इसके 2 मून है, एक को बोलते हैं यहाँ पर पोबोज और दूसरे को बोलते हैं डाइमोज। मतलब कि यहाँ पर आप लोग देखते हैं, जैसे पृथ्वी के बारे में अगर आप लोगों से बात करें तो पृथ्वी का जो सैटेलाइट है वो कौन है, नेचुरल सैटेलाइट, तो चंदा मामा मून हो गया। ऐसे ही यहाँ पर इसके मार्स के 2 मून है, एक को बोलते हैं डाइमोस और दूसरे को बोलते हैं पोबोज। तो ये याद रखिएगा। ऐसे यहाँ पर मार्स के हो गए, ऐसे ही जुपिटर के हैं, ऐसे ही सैटर्न्स के हैं, ऐसे यहाँ पर यूरेनस और ऐसे ही नेपच्यून के आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो कम से कम उसके आप लोगों को याद रखने हैं जो रिसेंटली अभी न्यूज में है, सारे रटने नहीं होते हैं। नेशनल पार्क रटने बैठ जाते हो, रिवर्स रटने बैठ जाते हो, ये माउंटेन्स रटने बैठ जाते हो, नहीं करनी है काम। आप लोगों को बस वो चीजें याद रखनी है जो न्यूज में है और जिनके ऊपर पूरा पास्ट में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उनको ये चीजें बस आप लोगों को फोकस देकर चलनी है। बाकी की सारी चीजें जो है ऐसी रटोगे तो फिर तो एक तरीके से आप लोग जो है खुद ही एक तरीके से विकिपीडिया बन जाओगे। तो ये एक्सपेक्ट नहीं करता यूपीएससी आप लोगों से, तो कम से कम इतना याद रखो जो न्यूज में है। ओके, और ये सारी बैकग्राउंड बेसिक स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है जो कि पता होनी चाहिए। पृथ्वी पर सबसे हाईएस्ट चोटी कौन सी है, आप लोगों को पता है वो है माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट से भी यहाँ पर 3 गुना ऊंची चोटी है यहाँ पर, जिसका नाम है यहाँ पर ओलंपियस। ठीक है, तो याद रखिएगा ओलंपियस मून्स इसको बोला जाता है, जो कि यहाँ पर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसमें यहाँ पर जो सीजन है, अगर बात करें, लास्ट लॉन्गर देन द सीजन ऑन अर्थ, यानी कि अर्थ पे जो सीजन है, जैसे सर्दी गर्मी आप लोगों को ऐसे बारिश वाले मौसम देखने को मिलते हैं, ऐसे यहाँ पर ज्यादा लंबे समय तक सीजन रहते हैं। और इसका जो डे होता है उसको यहाँ पर सोलोज, यानी कि एक तरीके से सोलर डे के नाम से भी आप लोग यहाँ पर जानते हैं। तो इस स्लाइड को आप लोग थोड़ा सा एक तरीके से स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं बड़ी आसानी से, फिर बोलोगे क्वेश्चन कहाँ से आ गया। ठीक है, तो ये सारी बेसिक चीजें हैं। बाकी मिशन आज तक मंगल ग्रह के लिए किस किस के द्वारा छोड़े गए, कुछ सक्सेस हुए, कुछ अनसक्सेसफुल हुए। 1971 में सबसे पहले छोड़ा गया था सोवियत यूनियन के द्वारा। तो सबसे पहला मंगल ग्रह पर बेसिकली एक तरीके से मिशन छोड़ने वाला है सोवियत यूनियन। ठीक है, नासा जो है उसका परसिवियरेंस, ये बेसिकली आप लोगों ने देखा, इसके बारे में सुना भी है। यूएई पहली ऐसी कंट्री बनी जो कि बेसिकली मुस्लिम कंट्री है, जिसके द्वारा मिशन छोड़ा गया और उसका नाम रखा होप, यानी कि आशा की किरण। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा यहाँ पर इंटरप्लानेटरी मिशन यहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिला। 2021 में ताइवान के द्वारा यहाँ, सॉरी ताइवान नहीं, चाइना के द्वारा यहाँ पर बेसिकली तियानवान फर्स्ट जो है वो मिशन छोड़ा गया। ये आप लोगों को देखने को मिला चाइना का, यानी कि हम लोगों ने मिशन छोड़ दिया था कब, ये अब यहाँ पर चाइना छोड़ पाया लगभग 7-8 साल बाद में। तो इसलिए यहाँ पर उसने हमारी बढ़ाई की थी। ठीक है, हवाबाजी में नहीं, कुछ रीजन था बढ़ाई करने का। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर 2021 में एक्सोमार्स रोवर 2021 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी और रसिया मिलकर काम करने वाले थे, पर लेकिन यूक्रेन की जो अभी खस्ता हालत की है रसिया ने, उसकी वजह से सस्पेंड कर दिया गया। एक्सोमार्स रोवर जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का फिर यहाँ पर देखने को मिला, यानी कि एक तरीके से ये यहाँ पर काम किया। तो इसका मतलब यहाँ पर ये कि ये मिशन है अब तक मंगल ग्रह के बारे में जब आप लोग बात करते हैं। आने वाले टाइम पे और भी बहुत सारे मिशन हैं, अभी कतार में हैं, बहुत सारे नासा के भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, हमारी इसरो के भी, और दुनिया में लगे हुए हैं सब अलग अलग इस पर्टिकुलर मिशन को लेकर। आप लोगों को पता होगा इलोन मस्क तो कहता है कि मैं जल्दी इंसानों को बसा दूंगा लेकर यहाँ पर। ठीक है, तो देखते हैं कि भाई कौन कौन यहाँ पर जाना। अगर अच्छा आप लोगों को मौका मिले कि पृथ्वी को छोड़कर जाना है, तो क्या आप लोग जाना पसंद करोगे, येस या फिर नो, बताइए। इंटरेस्टिंग होगा वैसे। देखिए परमानेंट तो मैं तो रहना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा, हाँ, पर शॉर्ट टाइम के लिए अगर यानी एक तरीके से टूरिस्ट बनकर जाना हो, एक पर्यटन के तौर पर, तो हम लोग इसको बेसिकली यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मंगल ग्रह के बारे में अगर याद रखिए तो 2000 के नोट पर यहाँ पर आप लोगों को ये पर्टिकुलर हमारा जो मिशन है ये छपा हुआ है, जो कि एक तरीके से मंगलयान यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अभी रिसेंटली कई सारे वनडे टाइप एग्जाम में पूछे गए थे। और अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं किस किस पर्टिकुलर करेंसी के ऊपर कौन कौन सा कलर यहाँ पर और कौन कौन से मोटिव यानी कि इस तरीके से स्ट्रक्चर बनी हुई है, तो मैंने 2019 में ये वीडियो अपलोड की थी। ठीक है, सर्च कर लेना यहाँ पर कलर एंड मोटिव्स ऑफ न्यू करेंसीज बाय वीर, जब यहाँ पर ये नई करेंसी अपलोड की गई थी। तो ये लिंक भी है, अगर आप लोग यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो उसमें ये लिंक भी आप लोगों को मिल जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। तो ये मंगल मिशन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है सारी, और बाकी कुछ और स्लाइड यहाँ पर डाल दिए, आप लोग रिवीजन करोगे तो देख लोगे। नासा के मार्स के मिशन अगर बात करें, जैसे क्यूरियोसिटी आप लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, इसी के साथ में स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी, ये इसके मिशन आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। मतलब बहुत सारे राज्य इसके द्वारा परसिवियरेंस हो गया, तो इसके दुनिया भर के मिशन है तो लगे रहते हैं।
उन्हें कुछ और नहीं करते हैं तो चलो यही कर लेते हैं, तो नासा का तो ये चक्कर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब कुछ क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं और उनका सही आंसर बताना है। जैसे कि होप जो है वो किसका मिशन है, ये आप लोग बताइए। यूएसए, यूरोपियन एजेंसी, जापान या फिर यूएई, बताइए। याद आ गया ना? हाँ, संयुक्त अरब एमिरेट्स, ठीक है। एक और है यहाँ पर परसिवियरेंस एंड क्यूरियोसिटी जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किए गए, JAXA, ESA, NASA या फिर यहाँ पर ISRO यानी कि ISRO यानी कि इसरो। तो यहाँ पर किसका है मिशन, तो ये मिशन है किसका, C यानी कि नासा का। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी है छोटे छोटे कुछ। बाकी यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया काफी इंटरेस्टिंग, यहाँ पर मंगलयान लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। बोला गया कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड मास ऑर्बिटर मिशन। सही है या फिर गलत है? बिल्कुल सही बात है। ये इंडिया का सेकंड कंट्री है जिसके द्वारा यहाँ पर ऑर्बिटर लॉन्च किया गया आफ्टर यूएसए। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई, तो इसका मतलब ये भी गायब हो गया और ये भी गायब हो गया, ठीक है। बोला गया कि मे जो हमारे द्वारा ये बनाया गया ओनली कंट्री है सक्सेसफुल मेक स्पेयर ऑफ ओनली वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी कि पहले अटेम्प्ट में बिल्कुल यूपीएससी क्लियर कर दिया, ठीक है। तो ये कौन सी कंट्री है, तो ये इंडिया है, वरना सब फेल हो गए पहले, उसके बाद में वो क्लियर कर पाए। तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर सी हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा ही एक पिद्दी सा क्वेश्चन बोल सकते हैं। टॉपिक अगर ढंग से कवर कर रखा है तो आसानी से आप लोग आंसर दे सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कर लें। यहाँ पर बात की जा रही है प्लैनेट मार्स के बारे में। बोला गया कि हाफ द साइज ऑफ अर्थ है, पहली स्टेटमेंट। मार्स जो है 1/10 ऑफ द मास ऑफ अर्थ है। बोला गया कि 2 मून्स हैं, पाबोस और डेमोस। इसी के साथ में ग्रेविटी ऑफ द मार्स जो है मोर देन द ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो सही आंसर क्या है, तो ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो डिटेल में यहाँ पर सारी बातें आप लोगों को दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। तो ग्रेविटी इज ओनली यहाँ पर 0.37 जो 375 ऑफ द अर्थ आप लोगों को देखने को मिलेगी। 1/10 मास और इसी के साथ में 2 मून है और बाकी हाफ द साइज ऑफ अर्थ। तो आंसर यहाँ पर सी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और बाकी एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को देना है। तो पूरा टॉपिक जो है वो इस तरीके से तैयार करो कि कोई भी उसका एंगल आप लोगों से छूट ना जाए। अब ये टॉपिक आप लोग किसी को पढ़ा भी दोगे आराम से बैठ के, तो इस तरीके से सारी बातें आप लोग की एक एक करके क्लियर करा दी। तो इस तरीके से टॉपिक को क्लियर करना है, जो भी डाउट हो उसको पूछ लिया करते हैं। और इसी के साथ में अगर किसी को मौका मिले पढ़ाने का तो पढ़ा भी दिया करते हैं कि मैं बताता हूँ कि मंगल मिशन क्या था, इस तरीके से, ठीक है। और इस तरीके से आप लोग अपना तैयार कर लिया करो। फीडबैक जरूर दे दिया करो, जहां भी आप लोगों को लगता है कोई डाउट है तो उसको पूछ लिया करो, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक है, कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछना जरूर, ओके। जोश ढीला तो नहीं हो गया आते आते यहाँ तक? जोश हाई रखना है, जोश ढीला नहीं पड़ना है, ठीक है। अगर जोश हाई रहेगा तभी चीजों को एंजॉय करोगे अच्छे से। तो पॉलिटी वाले सेक्शन का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। ये बहुत सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताऊंगा, जिसके चलते आप लोग कई सारी चीजें जो हैं वो समझ पाएंगे और लाइफ में इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे। क्या क्या है एक एक कर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में, कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में एक कमेटी बनाई गई हमारी कंट्री में, और काफी पुरानी है, आज की नहीं है। ये बेसिकली जो बनाई गई थी 1976 में। कब बनाई गई थी, जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी हुई थी 1975 से लेकर 77 तक। उस टाइम पर यहाँ पर ये कमेटी बनाई गई, और किसके बेस पर बनाई गई थी, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 का इसके बेस पर बनाई गई थी। आप लोग बोलोगे आज कहाँ से याद आ गई है सर, ये आज याद नहीं आ गई है, ये अभी रिसेंटली न्यूज में आ गई है। क्यों, इसका 11वां वॉल्यूम जो है इस कमेटी का, ऑफिशियल लैंग्वेज को कैसे हम लोग को आगे लेकर चलना है, खासकर हिंदी के ऊपर फोकस जो रहता है यहाँ पर काफी, उसको कैसे लेकर चलना है। तो ये सबमिट कर दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, किसके द्वारा, होम मिनिस्ट्री के द्वारा। तो ये जो रिपोर्ट सबमिट की गई है इसको कॉन्स्टिट्यूट भी किया गया था होम मिनिस्ट्री के द्वारा ही, गृह मंत्रालय के द्वारा, और चेयर भी होम मिनिस्ट्री करते हैं। तो देश के होम मिनिस्टर कौन है बताइए आप लोग। इसका बेसिक ये मैंडेट है कि कैसे हिंदी को एज ए ऑफिशियल पर्पज पर आप लोग आगे लेकर चलने हैं, और कितना प्रोग्रेस हिंदी के अंदर हो रहा है वो ध्यान में आप लोगों को यहाँ पर रखना पड़ेगा। यानी कि हिंदी को आगे लेकर चलना है एक सिस्टमेटिक वे में, ये यहाँ पर है। क्योंकि हर एक देश है ना जो आज के डेट में एक कहीं मुकाम पर बैठा है, उसमें एक कॉमन लैंग्वेज है, एक कनेक्टिंग लैंग्वेज है। और वो जैसे चाइना की चाइनीज होगी, जापान की जापानीज, जर्मनी की जर्मन, इसी तरीके से आप लोगों को अलग अलग देश की लैंग्वेज देखने को मिलती है। हमारे देश में कोई ऐसी बाइंडिंग करने वाली हमारी लोकल लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, पर लेकिन इंग्लिश बहुत सारे लोगों पर लेनी पड़ती है, वो भी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा ये सोचा गया था कि यार आने वाले टाइम पे कोई एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, और उनके द्वारा बोला भी गया कि ये गवर्नमेंट को काम दिया जाता है कि वो प्रोग्रेस नोट करती रहे कि हिंदी कितनी आगे चल रही है। और ये पूरा काम जो है कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय को सौंपा गया कि ऐसी कोई कमेटी बनानी है। इस कमेटी के अंदर 30 मेंबर रहते हैं, जिसमें से 20 मेंबर जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे लोकसभा के, और 10 मेंबर राज्यसभा के। तो ये बेसिकली काम करते हैं इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर में। जो यहाँ पर ये कमेटी है, जिससे मैंने बोला हिंदी को कितना ज्यादा लेकर चला जा रहा है ऑफिशियली कम्युनिकेशन के लिए भी, उसके ऊपर काम करती है। और फर्स्ट रिपोर्ट जो थी वो 1987 में प्रस्तुत की गई थी।
तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कंफ्यूजन आना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। डाउट होगा तो उसको क्लियर करके आगे बढ़ना है, ओके। इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर, और बात की जा रही है भुखमरी के बारे में। तो भुखमरी जो होती है वो इतनी खतरनाक चीज़ है कि लोग जो है भूखे पेट भगवान का भजन नहीं कर सकते, ठीक है। तो भुखमरी जो है इंसान को कभी पढ़ने नहीं देगी। अगर एक इंसान भूखा बैठा हुआ है तो पढ़ कैसे पाएगा? सोच लो आप लोग एक मिनट के लिए। तो हमेशा इंसान का पेट भरा होना चाहिए, तभी वो पढ़ाई पर भी फोकस कर पाएगा। तो हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट, ये क्वेश्चन बन सकता है किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा मिलकर इसको प्रस्तुत किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि इनके द्वारा की हाईलाइट बताई गई यहाँ पर कि कहाँ कहाँ पर भुखमरी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों को नॉर्मल सी बात है, अफगानिस्तान में, इथियोपिया, नाइजीरिया, साउथ सुडान, सोमालिया, यमन, ये सारे वो रीजन है खासकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले, जहां पर आज की डेट में कोई ना कोई दिक्कतें देखने को मिल रही है, वहां पर शांति नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि भुखमरी होने का रीजन क्या है दुनिया में आज की डेट में, जिसकी वजह से भुखमरी जो है वो एक हाई लेवल पर पहुंच गई है। तो सबसे बड़ा रीजन है आज के डेट में कॉन्फ्लिक्ट। जहां जहां पर भी लड़ाइयां हो रही हैं वहां पर लोगों की जान जा रही है। यूक्रेन रशिया में देख लो कितने लार्ज स्केल पर वहां पर जो है चीजें बर्बाद हो गई, इवन गेहूं की खेती भी वहां पर बर्बाद कर दी गई थी। तो वो बहुत बड़ा रीजन यहां पर रहता है। इसकी वजह से लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं। सोचो जहां आप लोग रहते हैं उसको छोड़कर कहीं और जाना पड़ जाए तो क्या आप लोग अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो वो दिक्कतें देखने को मिलती हैं। ड्राई कंडीशन, सूखा पड़ रहा है आज के डेट में, क्लाइमेट चेंज, ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम निकल कर आ रही है। इकोनॉमिक शोक यहां पर देखने को मिल रहा है। आप लोगों को कोविड-19 आ गया, ऐसी चीजें, कहीं रिसेशन आ गया, इसकी वजह से अभी मंदी की बात की जा रही है, ये चीजें रही सही कसर जो है फ्लड पूरी कर देती है। कहीं सूखा तो कहीं बाढ़, इस तरह की कंडीशन निकल कर आती है। और इन पर कंगाली में आटा गीला कहावत सुनिए, वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। भाई साहब अभी रिसेंटली कोविड-19 और रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से बहुत सारे लोगों के तख्ते पलट गए। ऐसा क्या? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। रीजन क्या है? रीजन यहां पर यह कि जब जब यहां पर महंगाई बढ़ती है तब तब लोगों के अंदर गुस्सा फूटता है, और तब तब लोग जो हैं जो प्रेसिडेंट हाउस में जाकर स्विमिंग पूल में नहाते हैं उसके हाउस में, और उसके जिम में जाकर लौटते हैं। जैसा अभी श्रीलंका में देखा आप लोगों ने, प्रेसिडेंट भाग गया भाई साहब देश छोड़ के। ऐसी कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। वो अच्छी बात है, यूक्रेन का जो लीडर है वो चीज मुझे बड़ी पसंद आई, बंदा टिका रहा, ठीक है। इसी के साथ में साइक्लोन आते हैं टाइम टू टाइम, उनकी वजह से भी आसपास वाले एरिया में बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, याद रखिएगा। इसके बारे में क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोगों से, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है, कहां कहां ये दिक्कतें देखने को मिल रही है। थोड़ा सा मैप के थ्रू भी आप लोगों को समझाने की कोशिश की गई है, तो कंफ्यूजन आना नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर कोई ऐसी दिक्कत हो तो उसको दूर करना है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां से बन सकता है, जो नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहा हूं। HACGAM, जिसको पता है वो फुल फॉर्म बता दो, मुझे भी पता चलेगा कि हाँ आप लोग पहले से कुछ ना कुछ जाने बैठे हो, ठीक है। तो बात करेंगे यहां पर सेफ, सिक्योर एंड क्लीन सी के बारे में। सी यानी कि समुद्र। तो आज ब्लू है पानी, पानी उसके अंदर बहुत सारी आज की डेट में पड़ गई हैं उल्टी सीधी, मतलब गंदगी, ठीक है। हालांकि रिदम नहीं बैठा, वो अलग बात है। तो बात की जा रही है हेड्स ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसी मीटिंग, जिसको HACGM बोलते हैं, वो अभी यहां पर देखने को मिली। और इंडियन कोस्ट गार्ड होस्ट कर रहा था ये 18th मीटिंग, तो इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यानी कि हमारा देश इसको होस्ट कर रहा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बढ़ जाती है इसकी। और 18 मीटिंग थी और न्यू दिल्ली में यहाँ पर आप लोगों को चीजें देखने को मिली। टोटल मिलाकर 23 देश थे भाई साहब, और सबसे बड़ी बात है चाइना भी था यहाँ पर। तो पूरा मुद्दा क्या है यहाँ पर कि कैसे कोऑपरेट करना है कल को चलकर, जो दिक्कतें हो रही हैं कैसे उसको सुधारना है, क्योंकि जब तक मिलकर सारे काम नहीं करेंगे तब तक सिचुएशन नहीं संभलने वाली है। तो एसोसिएटेड जो मेंबर हैं यहाँ पर सारी ऑर्गेनाइजेशन भी है, जैसे यूनाइटेड नेशन, ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स, रीजनल कोऑपरेशन एग्रीमेंट, इसी के साथ में कम्बैक्ट करना प्राइवेसी को, नेक्स्ट यहाँ पर आर्म रोबरी को, इसी के साथ में और भी कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहली बार ऐसी ये जो चीज़ें हुई थी वो जापान के अंदर, टोक्यो के अंदर 2004 में आप लोगों को देखने को मिली थी, और ये कॉन्टिन्यूसली चल रही है। हालांकि कई बार मुझे लगता है कि आते हैं, बैठते हैं, चाय समोसा खाते हैं और निकल जाते हैं। ऐसी मीटिंग में रियलिटी में कोई ज़्यादा रिजल्ट निकाल के लेकर आते नहीं है, पर लेकिन फिर भी ना होने से कुछ होना अच्छा है, ये बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे कई सारे लोग जो हैं उठते हैं, जिम में जाते हैं, अपनी बॉडी को देखकर चले आते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, है ऐसे कुछ। ऐसे देखते हैं कई बार आसपास में ऐसे प्राणी देखने को मिलते हैं, सबसे पहले आकर शरीर को निहारेंगे, कहाँ कहाँ से कितना डोला सोला बन गया वो देखेंगे, उसके बाद में कुछ करना कोशिश करेंगे। मैंने कहा पहले एक्सरसाइज कर लो, उसके बाद में देख लेना यार। चलिए, अपना अपनी मतलब फितरत है। राजनाथ जो है, अगर बात करें यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो सस्टेनेबल के बारे में बात करें तो यहाँ पर राजनाथ सिंह जी जो हैं उनके द्वारा बोला गया कि सस्टेनेबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल यहाँ पर करना है। तो हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, वो याद रखिएगा, ठीक है। तो वो यहाँ पर वो भी थे यहाँ पर बेसिकली। और सागर जो हमारे देश का जो इनिशिएटिव है
वो बेसिकली यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कैसे हम लोग को लेकर चलना है हर एक फील्ड में, क्योंकि आप लोगों को याद होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप लोगों को काम करता हुआ नजर आता है, और वो क्या है, लाइफ बिलो वाटर। तो जमीन के अंदर नहीं, पानी के अंदर लाइफ, तो उसके ऊपर भी फोकस देना काफी बड़ी बात है। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा रहता है जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर ये सारी चीजें हैं जो कि बेसिक है, इसके बारे में याद रखिएगा। जो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग न्यूज़ है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है अपने आप में, खासकर ये वेजिटेरियन और नॉनवेज वालों के लिए आप लोगों को न्यूज़ देखने को मिलेगी। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नॉनवेज खाना पसंद नहीं है बिल्कुल भी, पर कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको नॉनवेज खाना तो पसंद है पर वो उसको छोड़ना चाहते हैं। आप लोग क्या खाना पसंद करते हैं, वेजिटेरियन या फिर नॉनवेज? अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, मान लीजिए कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नॉनवेज खाते हैं, उनको लगता है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। वो बहुत सारे लोग ऐसे देखने को मिलेंगे, यार जानवर को मार रहे हैं, वो खाना पड़ रहा है, तो उनके लिए ऑल्टरनेटिव यहाँ पर लेकर आया जा रहा है कि जानवरों को मारकर न खाया जाए। और इसका बेसिक रीजन तो मैं और बताऊंगा आप लोगों को, जो रियलिटी में फैक्ट आज के डेट में फैक्ट है। आज की डेट में जूनोटिक बीमारी इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ों को खाने से पहले थोड़ा सोचने लगे हैं कि कहीं यार कोई और बीमारी ना लग जाए। जैसे बहुत सारी मुर्गी मारी गई उस टाइम पर जब यहाँ पर कोई बर्ड फ्लू जैसी बीमारी आती है, ठीक है। और अभी जितनी बीमारी आ रही है वो जूनोटिक बीमारी निकल कर आ रही है। तो कहीं ना कहीं दुनिया में जो यहाँ पर अलग अलग कंट्रियाँ वो भी इसको सोच रही हैं कि यार इसके ऊपर फोकस किया जाए, तो कुछ ऑल्टरनेटिव लेकर लाया जाए। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। ये है मोक मीट। मोक मीट मतलब, मोक मीट का मतलब यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं मोक टेस्ट देते हैं। जैसे आप लोग मोक टेस्ट क्या होता है, बिल्कुल ऐसा ही टेस्ट जो आप लोग एग्जाम में देते हैं, उसका एक सिमिलर टाइप का टेस्ट आप लोग देते हैं, उसको मोक टेस्ट बोलते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है। ये मोक मीट है कहने के लिए, यहाँ पर ये मीट है, पर लेकिन रियलिटी में ये मीट का ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है यहाँ पर ये, यानी कि इसमें मीट नहीं देखने को मिलेगी, प्लांट बेस्ड प्रोटीन आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि मीट जैसा ही फीलिंग देगा। इसके अंदर यहाँ पर फीलिंग, टेक्सचर और टेस्ट जो है वो बिल्कुल मीट जैसा रहेगा। यानी कि इंसान का एक तरीके से जो एक तलब है वो भी उसकी मर जाएगी और उसका काम भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। यही टैग चिपकाकर जो इलेक्ट्रॉनिक जो सिगरेट्स हैं वो बेची गई थी कि इससे सेहत को नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जो है लोगों की सिगरेट भी छुड़ा देगी। वो अलग बात है कि अब लोगों को इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की लत लग गई थी और वो भी काफ़ी नुकसानदेह थी, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये प्लांट बेस्ड है कम्प्लीटली। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है, जो लोग मीट नहीं खाते हैं और उनको भी सोचना पड़े कि यार लोग मीट क्यों खाते हैं, जो खाते हैं इतना दबाकर क्यों खाते हैं, आखिर उसमें क्या मजा आता है, तो वो भी चाहे तो टेस्ट यहाँ पर इसको ले सकते हैं कि आखिर उसके अंदर ऐसा क्या होता है कि लोग इतना खाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये कंप्लीटली वेजिटेरियन आप लोगों को देखने को मिलेगी और फीलिंग देगी। और रियलिटी में बताऊँ आप लोगों को, जिस किसी को देखना है कि मीट कैसा लगता है तो जैक फ्रूट आप लोग देखना, बेसिकली यहाँ पर इसके बारे में बताया जाता है जो मीट खाते हैं कि जैक फ्रूट भी बिल्कुल मीट जैसी फीलिंग देता है, ठीक है। ये आप लोगों ने देखा होगा कई बार, यानी कि जो कटहल नहीं होता है, जो कटहल होता है वो वाली चीज़ है। और इसी के बारे में बात की जा रही है। तो वीट का जो ग्लूटेन है, सोया प्रोटीन, वेजिटेबल जो सब्स्टिट्यूट है लाइक जो जैक फ्रूट, तो ये यूज किए जा रहे हैं इसको बनाने के लिए। तो भरपूर प्रोटीन है भाई साहब, तो ये काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। और एक और बात याद रखिएगा, एक तो नेचुरल मीट होती है जो जानवरों से एक मारकर निकाली जाती है, एक होती है लैब के अंदर में जो ग्रो की गई मीट है वो कल्चर्ड मीट बोलते हैं। ये वो वाली नहीं है, तीसरे नंबर की है। कल्चर्ड मीट में एनिमल की सेल्स यूज की जाती है, नेचुरल एनिमल को नहीं मारा जाता है, वहां पर उसको सेल्स के थ्रू यहां पर उगाया जाता है, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। पर लेकिन ये क्या है, ये प्लांट बेस्ड मीट है, ये कंप्लीटली एक तरीके से वेजिटेरियन लोग भी इसको खा सकते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, ये रेडी टू ईट भी रहती है और रेडी टू कुक भी है, तो दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। आखिर ये क्यों इतना इस्तेमाल किए जाने वाला आइटम बन जा रहा है आज के डेट में, तो जैसा मैंने बताया भी यहाँ पर हेल्थ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है। जो लोग रियलिटी में हेल्थ को लेकर सीरियस है तो वो इसके ऊपर काम करते हैं और इसके चलते यहाँ पर ये चीजें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो 315 करोड़ की ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री होने वाली है 2026 तक का, इसलिए यहाँ पर इसके ऊपर फोकस दिया जा रहा है। आप लोगों को एक बात बताऊँ काफी इंटरेस्टिंग, कई सारे बच्चे बोलते हैं, कई सारे मेल आते हैं, सर पढ़ने में मन नहीं कर रहा है, बिजनेस करना स्टार्ट कर दे क्या। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग बिजनेस करना स्टार्ट करना चाहते हैं, पढ़ाई छोड़ना चाहते हैं, मैं कभी भी आप लोगों को ये चीज़ रिकमेंड नहीं करूंगा कि एक चीज़ छोड़कर दूसरी चीज़ पर शिफ्ट हो जाओ। आप लोग क्या करना चाहिए, देखिए जिंदगी में इसको इंप्लीमेंट करिएगा। आप लोग एक काम कर रहे हैं ना, वो काम अपना करते रहिए, जॉब कर रहे हैं उसको छोड़िए मत। जो दूसरा आप लोगों को लगता है ना कोई अच्छा काम आप लोग कर सकते हैं, उसके लिए अलग से टाइम निकालना स्टार्ट करो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और उसको पैटर्न में लेकर आओ। जब वो पैटर्न में आ जाए अच्छे से और आप लोगों को लग रहा है कि अब आप लोग इसको एक अच्छे लेवल पर लेकर चल सकते हो, तब यहां से अपना हाथ खींचना स्टार्ट करो और फिर यहां पर शिफ्ट हो जाओ। तो ये तरीका होता है एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांजिशन में जाना। अगर एक को बिल्कुल बंद कर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओगे आप लोग, तो वो हो सकता है कई बार आप लोगों का ब्रेकडाउन का रीजन बन जाए। तो आप लोगों को समझनी पड़ेंगे, एक बैलेंस बनाकर चीज़ों को चलना पड़ेगा,
तभी जाकर अच्छा रिजल्ट आप लोग निकाल पाओगे। ओके, तो ये बात ध्यान रखना हमेशा, कोई भी इसको लेकर इस तरीके से नहीं चलना है। ओके, आगे चलते हैं। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो फिलहाल के टाइम पर इतनी ज्यादा न्यूज में है, ताबड़तोड़। इसके हेड कौन है वो आप लोगों को बताना है। बात कर रहा हूं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये सोसाइटी जो है यहाँ पर CSIR सोसाइटी, ये प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा चेयर की जाती है, और यहाँ पर इसके अंदर दुनिया भर के साइंटिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, सीनियर ऑफिशियल, साइंटिफिक जो मिनिस्टर वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि इसके अंदर काम करती है। ठीक है, ये एनुअली मीट होती है और रिव्यू करते हैं कि कैसे फ्यूचर में प्रोग्राम लेकर चल रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोग बैठ जाओ और देखो कि अपनी आने वाले 5 साल कैसे होने चाहिए, हमारे आने वाले 10 साल कैसे होने चाहिए, ये उसी पैटर्न में काम करती है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो यहाँ पर इसको चेयर करते हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है, और 1942 में इसको बनाया गया था। ये अलग अलग लेवल पर यहाँ पर जो भी देश के अंदर लेबोरेटरीज हैं हमारे देश के अंदर में अलग अलग फील्ड में, तो वो सारी जो है इसके नेटवर्क के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोग याद रखिएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली जिसके बारे में क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग है। इसके हेड कौन है वो जाकर देखिएगा, वो इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात की जा रही है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में। हालांकि इसके ऊपर डिटेल में भी आर्टिकल में डिस्कस करूंगा जल्दी ही, उसके बारे में भी बेसिकली आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होती है? एक इंसान है, आप लोगों को गरीबी क्या है अगर पूछे कोई, आप लोग बोले खाने के लिए खाना नहीं है वो गरीब है, नहीं, पढ़ने के लिए पैसा नहीं है वो भी गरीब है। ठीक है, एक तरीके से पढ़ाई नहीं हो रही है, घर पे खाने के लिए खाना नहीं है, ये भी गरीब है। तो एक तरीके से गरीबी एक डायमेंशन में नहीं, मल्टी डायमेंशनल में गरीब होता है इंसान। ठीक है, कई सारे लोग ऐसे हैं जो सीखने में गरीब है, वो सीखना ही नहीं चाहते हैं, वो सीखने के गरीब है। ठीक है, तो यानी कि इंसान की गरीबी किसी भी तरीके से आप लोग नाप सकते हो। तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है पढ़ने में, किस चीज में आ रहा है वो कर लो यार, पर ढंग से कर लो। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है वो रिलीज की गई अभी यहाँ पर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, और ऑक्सफोर्ड जो पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव है उसके द्वारा मिलकर। ये काफी इंपॉर्टेंट है। बोला गया 415 मिलियन इंडिया के जो लोग हैं वो गरीबी से बाहर निकल गए। ये काफी अच्छा लगा। ठीक है, सुनकर। अगर बात करें यहाँ पर इंडिया जो है लार्जेस्ट नंबर पोर है फिर भी हमारे देश में। ये वैसे देखा जाए तो बुरा लगता होगा आप लोगों को, पर लेकिन ये भी तो देखो दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है हमारी। तो हाँ कि इसके ऊपर काम करना चाहिए, पर लेकिन इतना भी नहीं कि हम लोग बिल्कुल इसको लेकर नेगेटिव हो जाए। कुछ भी दिक्कत है तो सोल्यूशन देखो ना, नेगेटिव क्यों ना है। तो वर्ल्ड वाइड जो है इतने सारे गरीब हैं यहाँ पर, नाइजीरिया में आप लोगों को देखने को मिलेंगे दूसरे नंबर पर। ठीक है, पहले में हमारे देश पर, दूसरे में नाइजीरिया। नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए DY चंद्रचूड़ साहब, और 50 एक तरीके से इनके द्वारा हाफ सेंचुरी मारी गई है, और लंबा समय इनको मिल गया है लगभग 2 साल। तो देखते हैं कितने सारे डेवलपमेंट करके जाते हैं, और इनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। इनके फादर साहब का भी जो मैंने आप लोगों को बताया था, इनके फादर का नाम क्या है वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है कि लॉन्गेस्ट जो आप लोगों को सर्विंग जज देखने को मिलते हैं वो। आगे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा ये इनोग्रेट किया गया, मैंने अभी आप लोगों को बताया। ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इनिशिएटिव कहाँ पर, ये न्यू दिल्ली के अंदर में, और यहाँ पर 600 ये मैंने आप लोगों को बताई दिया, और ये सारी चीज़ें बताई दी। तो ये इकोनॉमी के अंदर भी आप लोग काउंट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर भी काउंट कर सकते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये यूरिया के बारे में भारत हो गया आप लोगों का, फर्टिलाइजर इंडिया एज आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये मैगजीन हो गई। हमारे देश में जो शुगर है, खासकर जो चीनी है, ठीक है, तो चीनी के बारे में बात करें तो उसमें थोड़ा सा भी इंप्रूवमेंट हुआ है, लगभग कितना, लगभग 2% का ईयर एगो। ठीक है, तो यहां पर अभी बात करें कंपेयर उसको, तो हमारे देश में बढ़ गया। किसने बताया? इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन। आप लोगों को बताऊं, आज अगर आप लोग टोटल मिलाकर 3 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, कल को चलकर आप लोग यहां पर इसमें 5 मिनट ऐड कर देते हैं, परसों फिर 5 मिनट ऐड कर देते हैं, फिर 5 मिनट ऐड कर देते हैं, 5-5 मिनट भी अगर आप लोग इस तरीके से ऐड करते हुए चले जाते हैं, तो आप लोग देखो यहाँ पर कितनी जल्दी आप लोग यहाँ पर अपना जो टाइम है वो इंप्रूव कर लोगे। पर लेकिन ये बढ़ता ही रहना चाहिए, ये घटना नहीं चाहिए, यानी कि घट गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरीके से कोशिश करो कि हमेशा अपनी लाइफ में चीज़ों को लेकर चलो, तो इंप्रूवमेंट करना है तो पॉजिटिव साइड में लेकर चलना है। ठीक है, तो आई होप की बातें समझ रहे होंगे और उसको लाइफ में भी इंप्लीमेंट करोगे। क्वेश्चन है, इनको अटेम्प्ट करो, देखता हूँ कौन से आंसर देता है। और यहाँ पर कई सारे बच्चों की एक तरीके से मांग थी कि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में रही चीज़ें, तो उसको भी थोड़ा सा किया गया है। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर अगर बात करें तो फेज 3 गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का वो यहाँ पर किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए है? जो ऑलरेडी चीजें हैं उनको बढ़ाने के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, या रोड कंस्ट्रक्शन ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर यहाँ पर, या फिर चेन्नई कोलकाता, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात की जा रही है बेरी बेरी, ये रिजल्ट है किसकी डेफिशिएंसी से? ठीक है, तो यहाँ पर राइबोफ्लोविन, या फिर यहाँ पर थाइमाइन, या फिर यहाँ पर जो बात की जा रही है पैराडॉक्साइन, और यहाँ पर नेक्स्ट है यहाँ पर ये है बेसिकली कोबालामाइन। ठीक है, कोबालामाइन। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। आगे चलते हैं। अर्बन एग्लोमरेशन, ठीक है, तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था कब, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है,
ये क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछ ले जाते हैं इस तरीके के। मनसबदारी सिस्टम जो है वो किस देश से निकल कर आया? अफगानिस्तान, तुर्की, मंगोलिया या पर्सिया? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। ओके, और बाकी यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि सी सेट का है, वीडियो को पॉज कर आंसर देना। आंसर आप लोगों के सामने है, अच्छे से आप लोग अटेम्प्ट करो, फिर आंसर बताया जाएगा। ओके, तब तक मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ इंपॉर्टेंट लोकेशन, आप लोग इनको प्रैक्टिस करो। लूनी रिवर के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। लूनी रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। खासकर ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं कई बार, कई सारी ऐसी रिवर होती हैं। अगर आप लोग उस पर्टिकुलर एरिया से आते हैं जिस रिवर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए फिर क्वेश्चन बन जाता है। तो इसलिए कहता हूँ कि जो आप लोगों की एरिया में ज्योग्राफिकल एरिया है उसके ऊपर आप लोगों का पूरा फोकस रहना चाहिए। ठीक है, तो लूनी रिवर के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो लूनी रिवर मेनली है किस राज्य के अंदर में? तो राजस्थान के अंदर में। तो मेनली आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर राजस्थान के अंदर में। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसी रिवर के बारे में बात की जा रही है। नीचे साबरमती, माही रिवर मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, नर्मदा, तापी रिवर, गोदावरी, कृष्णा, तो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लगाने के लिए आ जाता है। 495 किलोमीटर लंबी आप लोगों को रिवर देखने को मिलेगी। ठीक है, और लूनी रिवर का जो नाम है यहाँ पर संस्कृत जो है यहाँ पर, जिसका मतलब सोल्ट रिवर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है एक किसके बारे में? ये है यहाँ पर लवनावरी। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर लवण यानी कि सोल्ट काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसको आप लोग हल्का सा याद रख सकते हैं। वोकैबुलरी अभी बताऊंगा, पहले एक बार आंसर देख लो क्वेश्चन के। कई बार माइंड से निकल जाते हैं, फिर बोलते हो सर ये क्या कर दिया। पहले क्वेश्चन का आंसर ये क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि वाइड किया जा रहा है नेशनल हाईवेज। ठीक है, ये पर्टिकुलर जो बीमारी है आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, इसका है बेसिकली थाइमाइन। ठीक है, तो ये इसकी वजह से होती है बेरी बेरी बीमारी। आगे चलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये अर्बन जो एग्लोमरेशन के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा डी 1971 में। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें जो मनसबदारी सिस्टम, तो ये तो पता ही आप लोगों को पढ़ा होगा, मंगोलिया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, ये वाला जो क्वेश्चन है सी सेट वाला, इसमें आंसर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये 10 है तो याद रखिएगा। और ये आप लोगों को हो ही गया यहाँ पर। अब आप लोगों के सामने आएंगे क्या, वो होगा आप लोगों की वोकैबुलरी। अच्छे से देखिएगा और सेंटेंस फॉर्म करना। काफी इंटरेस्टिंग 5 नए शब्द मैं आपकी जिंदगी में आज ऐड करने जा रहा हूं। इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करना अगर लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं। एनडीए, सीडीएस, बैंकिंग, एसएससी, सब जगह आप लोगों से या फिर आप लोगों से यहाँ पर बेसिकली आंसर राइटिंग इंप्रूव करना चाहते हैं, तो वोकैबुलरी, स्पीकिंग आप लोग चाहते हैं अच्छा स्पीक करना इंग्लिश में, तो भी आप लोगों को यहाँ पर ये इंग्लिश काम आएगी। ठीक है, बेसिकली वोकैबुलरी। ठीक है, तो बात की जा रही है पहले शब्द में, बात की जा रही है अनफेलिंग। अनफेलिंग अमोघ हिंदी बोला गया पर विदाउट एरर और फॉल्ट, यानी कि बिना किसी गलती के। तो यहाँ पर सेनोनिम है और यहाँ पर एंटोनिम्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसके अपोजिट में फॉल्टी, तो यहाँ पर याद रखिएगा ये एक तरीके से सिमिलर टाइप्स ऑफ वर्ड होते हैं और ये अपोजिट होते हैं। तो इस तरीके से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। जब सेंटेंस फॉर्म करोगे तो आप लोग की जो मेमोरी है उसमें चीजें याद रखना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि दिमाग मारा है आप लोगों ने। तो इसलिए सेंटेंस जरूर फॉर्म किया करो। ठीक है, आप में से कौन सा ऐसा इंसान है जो कि यात्रा करना पसंद करता है, भ्रमण देशों में विदेशों में? ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है ग्लोब ट्रॉटिंग। तो यहाँ पर इसको विश्व यात्रा बोलते हैं। मन किया निकल गए घूमने के लिए, यार घूम के आते हैं। कहाँ पर? पड़ोसी देश पाकिस्तान में। चले मत जाना, वापस नहीं आओगे। ठीक है, लेकिन कहता है इंसान जाता है फिर बस उसकी खबरें आती हैं। वो वाली चीज़ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ट्रेवल करने की बात की जा रही है, तो उसी के बारे में है। तो एक तरीके से इसके बारे में याद रखते हैं। वर्ड भी आप लोग यूज कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग है। और ये कई बार आप लोगों ने न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन्स के अंदर ऐसे शब्द देखे होंगे। एक शब्द सुना आप लोगों ने, इंसान पिशाच प्रवृत्ति का है। तो इंग्लिश में आप लोग इसको बोल सकते हैं डायबोलिकल, यानी कि ये इंसान जो है राक्षस प्रवृत्ति का इंसान है। तो आप लोग शब्द यूज कर सकते हैं, क्या हो तुम डायबोलिकल हो? क्या मतलब? अरे हाँ ठीक है, मतलब बोल के निकल गए। तू सर्च करता रहो इसको। ठीक है। तो एक तरीके से घटिया हरकतें, जैसे नहीं देखा था वो बैल को भाला मार दिया स्टार्टिंग में जो वीडियो दिखाई थी, ऐसी हरकतें कई बार देखने को मिलती हैं। तो एक गलत है यार, इस तरीके इंसान भी आप लोगों को नजर आते हैं। नेक्स्ट शब्द जो है यहाँ पर, ये है बेसिकली प्यूट्रीफाई, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं सड़ जाना, या फिर आप लोग इसको नॉर्मली सड़ जाना, इंसान भ्रष्ट अगर हो जाता है ना, एक तरीके से उसकी आत्मा मर जाती है, किसी के साथ कुछ भी कर रहा है वो भी सड़ा हुआ ही हो जाता है। ठीक है, तो चीज़ें खराब हो जाना, उसके अंदर गंदी सी स्मेल आना, डिकम्पोज हो जाना, इसे बॉडी डिकम्पोज होते हैं, सड़ जाना बेसिकली बोलते हैं। तो वाली चीज़ें भाई, इसका अपोजिट क्या होता है? इंसान ग्रो हो जाना, मैच्योर हो जाना, डेवलप हो जाना। तो अच्छे अच्छे शब्द आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसलिए एक तरीके से ये सारी चीज़ें जो है ना, देखिए लैंग्वेज है ना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आएगी। कंफर्ट जोन से बाहर निकालो, प्रैक्टिस करो, तो आप लोगों को चीज़ें याद भी होना स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट शब्द है यहाँ पर ट्रोड्यूस। एक शेर याद आ रहा है, लोग नफरत में अंधे होकर यही चाहते हैं, वो खुद उठ नहीं सकते इसलिए दूसरों को नीचे गिराते हैं। तो ऐसे हरकतें इंसान करते हुए नजर आते हैं, तो उनसे हमेशा डिस्टेंस बना कर रखो। तो बदनाम है यहाँ पर, एक तरीके से डिफेम आप लोग बोल सकते हैं। तो ऐसी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो
मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं जिनकी इमेज काफ़ी ख़राब हो और जो ऑनर्ड हो, एक तरीके से इंसान में इज्जत वाला हो उस सोसाइटी में, वो एक अलग इंसान देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 5 शब्द हैं, कैसे लगे शब्द सेंटेंस फॉर्म करना। आईएएस खुशी के द्वारा शानदार आंसर दिए गए खुशी खुशी में। आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जो भी बनना चाहते हैं अपने नाम के आगे आप लोग भी लगा सकते हैं। ठीक है, शानदार तरीके से मैंने कल आप लोगों के सामने डिस्कस किया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। इनका पूरा नाम क्या है ये आप लोग बताइए, देखता हूँ कौन कौन बताता है। ठीक है, और जोश हाई रहना चाहिए। कैसा है जोश, ठंडा तो नहीं हो गया? अच्छे से एंजॉय कीजिए और अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर चलिए पॉजिटिव नोट के साथ में, और हमेशा डिसिप्लिन में रहने की कोशिश कीजिए। मॉर्निंग में ही अपना काम निपटा लीजिए, इससे आप लोगों को अच्छा प्रोडक्टिव टाइम मिल जाता है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है, तो जिसका सिलेक्शन हुआ है फिर से कॉन्ग्रेट्स डियर, अच्छे से अपनी लाइफ को लेकर चलो और आप लोग भी फीडबैक जरूर देना लेक्चर कैसा लगा है। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।